तो भैया आप सबका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज का जो टॉपिक है ये वापस हम लोग घरेलू स्टूडियो से कर रहे हैं, तो आज की लाइटिंग और साउंड इफेक्ट थोड़ा अलग होगा। आई होप सबको लाइट और साउंड सही आ रहा होगा। एक मिनट। आप देखेंगे एक और क्लास शेड्यूल हो रही होगी। जो मैं क्या करूंगा ना, कल शाम को क्लास नहीं लूंगा और सैटरडे को भी क्लास, मतलब जो फ्राइडे और सैटरडे का क्लास है वो कंबाइंड कल सुबह लूंगा। तो कल मॉर्निंग 5 बजे क्लास है। जो भी आ पाएगा आ जाए, मुझको रोना नहीं, आपकी मर्जी है। इसकी रिकॉर्डिंग आपको पोर्टल में अपने आप चली जाएगी। कल शाम को क्लास नहीं लूंगा मैं, सुबह 5 बजे क्लास होगी, 5 बजे से लेकर 6:30 तक, ठीक है। और इस क्लास में सारे बैच के बच्चे रहेंगे, जो मतलब कुछ बच्चे जैसे एडवांस वाले हैं लेकिन नीट वाले नहीं होंगे, लेकिन वो सबको मैसेज अभी मैं भिजवा देता हूं कि ये क्लास सुबह है, तो मैं डाल ही देता हूं मैसेज। तो ये नॉर्मल क्लास की जगह होगी कल वाली क्लास, जिसमें हमने पढ़ लिया है उसी के आगे चलेगा। लिखा है पोर्टल से करनी है, यस ठीक है। क्लास स्टार्ट हो गई क्या? नहीं। इसको कैसे सॉल्व करें ये भी बता देता हूँ। 2 सवाल बच्चों ने भेजे। अनदर क्लास इज एट 5 AM tomorrow. Combined all batches only online. ये केवल कल के लिए है क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन कल जा रहा हूँ। एक दो दिन का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो इसलिए फिर मैं जब वापस आऊंगा तो नॉर्मल तरीके से क्लास होगी, नॉर्मल टाइम पे। लेकिन कल शाम को दिन में निकल रहा हूं, तो कल सुबह 5 बजे ले लूंगा तो क्लास हो जाएगी। मेरा टेंशन नहीं रहेगा कि क्लास ले लेते, ये हो जाता वो हो जाता। तुम लोग की क्लास नहीं लेता हूं तो मेरा खाना पचता नहीं है, ये समझ लो। नॉर्मल टाइम पे नहीं होगी, कल सुबह कर लेंगे 5 बजे 6 तारीख को। ये रहा। अब आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं 1-2 सवाल फोर्स वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये समझ लो अभी क्या, आगे सवाल लंबे लंबे हैं लेकिन अभी थोड़ा शॉर्टकट में है। ये एक रिंग है जिसका चार्ज Q है। ये एक सेमी इनफाइनाइट रॉड है जिसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। इस रिंग का रेडियस R है और रिंग का चार्ज देखिए रिंग पर फैला हुआ है, रॉड का चार्ज रॉड पर फैला हुआ है। रॉड का जो एंड है वो रिंग के सेंटर से कोइंसाइड कर रहा है। तो रॉड जो है वो इधर तो इंफिनिटी तक है, लेकिन वो साइड, दूसरे साइड में रॉड नहीं है, तो ये सेमी इनफाइनाइट रॉड हो गया। क्वेश्चन पूछा है फाइंड फोर्स ऑन द रॉड बाय द रिंग। फिर रिंग का चार्ज रॉड के चार्ज पर फोर्स लगेगा, ऐसा सवाल पूछ लिया। इसको करने का एक नॉर्मल मेथड है और एक अच्छा मेथड है। नॉर्मल, आपने ये सवाल देखा हुआ है क्या? अपने डीपीपी में भी कहीं होगा ये? टेस्ट में आया था। आपकी आवाज कम आ रही है। हमारे यहाँ कुछ समस्या है क्या आवाज की? कहाँ गया? सर आपका साउंड सही आ रहा है, लेकिन मेरी आवाज ठीक आ रही है? सही आ रही है। यस सर, साउंड सही है। यस सर, आपका वॉइस ठीक आ रहा है, लेकिन आप लोगों की आवाज थोड़ी कम आ रही थी। जो भी थोड़ा जोर से बोल रहा, वैसे ठीक आ रही है, मुझे सुनाई दे रहा है, क्लियर है। मे बी किसी एक आध बच्चे के तरफ से कम आ रही होगी। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन करने का देखो नॉर्मल तरीका क्या है, जो बुक्स में दिया रहता है या जो करते हैं लोग, वो ये बोलते हैं कि रिंग का चार्ज अगर Q है तो रिंग से X डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें पता चल जाता है। करेक्ट है क्या? अगर X पे जाके एक dx का छोटा सा टुकड़ा कट कर ले तो ये टुकड़े का चार्ज भी इस रॉड के चार्ज का एक छोटा सा टुकड़ा लैम्डा dx हो जाएगा। तो रिंग की वजह से इस चार्ज पर फोर्स निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग का ले लेंगे और चार्ज रॉड का ले लेंगे,
लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरिएबल है, तो हम x डिस्टेंस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के x डिस्टेंस वाले चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमको इस छोटे dx पर फोर्स आ जाएगा, और ऐसे फोर्स का डायरेक्शन ऐसे अवे की तरफ होगा, तो आगे आगे चल के कितने भी dx लें सबका फोर्स ऐड करने से टोटल फोर्स आ जाएगा, यानी इंटीग्रेशन कर देंगे x इक्वल टू 0 से लेकर कहां तक, इंफिनिटी तक। तो हमको फोर्स का रिजल्ट बनाना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग का ले लिया और लैम्डा dx से मल्टीप्लाई कर दिया। चार्ज ऑन द रॉड इज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा, dx का टुकड़ा कट करेंगे तो लैम्डा dx। ये होता है नॉर्मल तरीका। तो नॉर्मल तरीका है F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन चार्ज dq इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिंग, और रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास है लैम्डा dx, हमने रॉड का चार्ज, इंटू k q x बाय एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 3/2। मेथड समझ गए? यस सर। हाँ, लेकिन ये एक नॉर्मल तरीका। अब मैं देखो बेटर मेथड क्या है, उल्टा सॉल्व करते हैं। वैसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड फोर्स ऑन द रॉड बाय द रिंग, लेकिन फोर्स हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। अच्छा देखो, इस क्लास में थोड़ा सा स्पीड ज्यादा चल रही है क्योंकि 1.5 घंटे क्लास है और मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्ट सवाल हो जाए, तो स्पीड थोड़ा तेज है। अगर आपको लगता है कि सर बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, उतना समझ में नहीं आया, तो एक बार चाहो तो रिवाइंड करके वीडियो बाद में देख लेना, ठीक है, लेकिन थोड़ा तेज चलेंगे। तो मैंने क्या बोला कि अगर इसको उल्टा सॉल्व करें, उल्टा मतलब अरे भाई रॉड भी तो फील्ड बनाता है, तो फील्ड अगर रॉड बनाए और चार्ज रिंग का मल्टीप्लाई करे, तो आप बोलोगे रिंग पे तो चार्ज सर एक जगह है नहीं, ऐसा फैला हुआ है। तो रॉड एक अगर सेमी इनफाइनाइट रॉड हो, एक एंड इंफिनिटी जा रहा हो, दूसरे एंड के सामने हम यहां हो, और यहां पे कोई पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं विच इज एट ए डिस्टेंस r, यहां पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर क्या होता है? तो आपको पता है ये जो रॉड होती है ना, ये ऐसे सेमी सर्कल में कन्वर्ट हो जाती है, क्वार्टर सर्कल में। कुछ याद आया? ये आ गया कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? रूट टू के लैम्डा बाय आर। रूट टू के लैम्डा बाय आर के अगर दो कंपोनेंट कर दें तो क्या आ जाएगा? के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर याद आ गया आपको? 45 डिग्री पे है। तो मैंने इस रॉड को देखा तो एक रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा के लैम्डा बाय आर, केवल रॉड का फील्ड देख रहे हैं, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा के लैम्डा बाय आर। अगर यहां पे रॉड पे एक चार्ज, इस रिंग पे एक चार्ज dq ले लूं, तो dq पे दो फोर्स लगने लग रहे हैं, एक ऊपर की तरफ के लैम्डा बाय आर इंटू dq, और एक लेफ्ट की तरफ के लैम्डा बाय आर इंटू dq। अगर नीचे वाला पार्टिकल लेंगे तो क्या होगा? बोलो भाई, एक एक करके नीचे की और लेफ्ट की ओर। हाँ बहुत सही बोल रहे हो। बोल रहे कि एक ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ हो जाएगा के लैम्डा बाय आर, तो के लैम्डा बाय आर इंटू डी क्यू हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी ऐसे हो जाएगा के लैम्डा बाय आर इंटू डी क्यू। तो आपको क्या ऐसा लग रहा है कि दो फोर्स तो आपस में कट जाएंगे, कौन से वाले, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल वाले। हाँ, तो ऊपर वाले पार्टिकल भी ऊपर लग रहा है, नीचे वाले पे नीचे लग रहा है, तो वर्टिकल वाले कट गए और हॉरिजॉन्टल वाले सब ऐड हो जाएंगे क्या? लेकिन हॉरिजॉन्टल में हर पॉइंट कितना दूर है रिंग का? सर इक्वल पे यार। इक्वल है, तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक जैसा ही बन रहा होगा। Yes, तो sir. बताओ फोर्स का आंसर क्या हो जाएगा? भाई यहां पे के लैम्डा बाय आर, यहां भी फील्ड के लैम्डा बाय आर, यहां भी फील्ड, यहां भी फील्ड, यहां सब जगह फील्ड ऐसे के लैम्डा बाय आर है, और सब जगह चार्ज डी क्यू है, तो पूरे रिंग के जो चार्ज है उस पे एक ही जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो? के डी क्यू लैम्डा बाय आर। अरे डी क्यू नहीं रे, डी क्यू मिला के अब टोटल चार्ज ऑन द रिंग क्या हो गया? ये देखो, कोई इंटीग्रेशन की जरूरत लगी क्या? यही आंसर आ गया, समझ गए क्या? यस सर। देखो, एक डी क्यू चार्ज ऊपर लिया, उस पे फोर्स आ गया के लैम्डा बाय आर इंटू डी क्यू, यहां लेंगे तो क्या आ जाएगा? के लैम्डा बाय आर इंटू डी क्यू, यहां लेंगे तो क्या आ जाएगा? के लैम्डा बाय आर इंटू डी क्यू। तो फिर के लैम्डा बाय आर जब सेम है तो डी क्यू सारा मिला के कितना हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? कहानी खत्म हो गई। समझे क्या आंसर? इंटीग्रेशन करना पड़ा क्या? नो। ये अगर इनफाइनाइट रहता तब तो जीरो हो जाता ना। क्या कह रहे हो सर? अगर इधर इनफाइनाइट भी होता इंफिनिटी तो जीरो ही हो जाता भाई, क्योंकि उधर वाला हाफ इधर, क्योंकि फिर तो फील्ड ऐसे ही चलता ना, इधर ऐसे अवे। हाँ सर जीरो। मतलब अगर रिंग बनाते तो चारों तरफ केवल अवे वाला फील्ड होता, वो तो होना भी है जीरो, समझ के देखो। लेकिन अगला वाला सवाल इसका रिवर्स सवाल है,
उसमें इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। एक मिनट है, एक मिनट। रिवर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया कि ये एक सेमी सर्कल है, बाकी सर्कल हमने छुपा दिया। सेमी सर्कल के सेंटर से पहले जैसे पूरा सर्कल था और आधा इनफाइनाइट था, अभी रॉड फुल इंफिनिटी है और सर्कल कैसा है? सेमी सर्कल। आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि सर्कल का प्लेन, सेमी सर्कल का प्लेन और रॉड आपस में परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है क्या? यस। अगर मैं Yes, इस sir. डायग्राम में देखूं तो यहां पे भी सेमी सर्कल दिख रहा है, लेकिन रॉड नहीं दिख रहा, रॉड का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। ये समझ में आ रहा है? मतलब अगर इधर से देखें तो पहचान पा रहे हो क्या बोला? यस। हाँ, तो अगर ऐसे साइड से देख रहे हैं तो रॉड भी दिख रहा है और सेमी सर्कल भी दिख रहा है। लेकिन अगर बिल्कुल सामने से देखेंगे, रॉड को अपने आंखों के एकदम अक्रॉस लेके, सामने लेके, तो उसका रॉड का ऐसा क्रॉस सेक्शन यानी थिकनेस दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा। और रॉड कहां पे है? अंदर जा रहा है। कितना अंदर जा रहा है? इंफिनिटी तक अंदर जा रहा है। इधर बाहर भी इंफिनिटी, अंदर भी इंफिनिटी। समझ गए? ऐसे। तो सवाल पूछा है फिर से वही, फाइंड फोर्स बिटवीन रिंग एंड रॉड। रिंग का चार्ज क्यू मान लेते हैं, रेडियस आर, और रॉड का चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। ठीक है, सवाल समझना। सर तो k q लैम्डा बाय r बाय 2 हो जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि अभी इसमें क्या है कि अभी ये हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स तो लगेगा नहीं, अब तो केवल वर्टिकल वाला लगेगा। पहली बार क्या था कि वर्टिकल ऊपर वाला फोर्स वर्टिकल नीचे वाले से बैलेंस हो रहा था, याद आ गया? सर। और केवल एक साइड में रॉड थी तो हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स दूसरे साइड के हॉरिजॉन्टल से बैलेंस नहीं था, तो हॉरिजॉन्टल वाला कर लिया। लेकिन अभी जो वर्टिकल वाले फोर्स हैं वो एक्चुअली वर्टिकल नहीं है। अगर यहां रॉड होगा तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे टेढ़ा चल रहा होगा, यहां पे ऐसे चल रहा होगा, यहां पे ऐसे चल रहा होगा, यहां पे ऐसे चल रहा होगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या? अच्छा हाँ सर। रॉड का Yes, इलेक्ट्रिक sir. फील्ड ऐसे रेडियली आउटवर्ड चल रहा होगा, तो क्या ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे से मैच कर रहा है क्या? नो नहीं नो सर। तो फिर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका जो फोर्स बनेगा वो रॉड के हर पार्टिकल पे एक डायरेक्शन में तो होगा नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट Integration. इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, अब इंटीग्रेट कैसे डील करना होता है फोर्स लगाते समय, उसको देखना। मैंने इस सर्कल को ना, सेमी सर्कल को ऐसे बीच में से क्वार्टर सर्कल में डिवाइड कर दिया। अगर मैं इस बीच वाले पॉइंट से इधर थीटा एंगल जाके एक छोटा सा सेगमेंट बनाऊं डी थीटा एंगल का, तो रिंग पे हमेशा सेगमेंट कैसे कट करना पड़ता है? ऑन अ रिंग सेलेक्ट हमेशा अ सेगमेंट ऑफ एंगल थीटा, एंगल डी थीटा एट अ जनरल एंगल थीटा। समझ गए? जैसे x पे dx, रॉड में कैसे कट करते हैं? x पे dx। सर्कल में कैसे कट करते हैं? थीटा थीटा पे डी थीटा। डिस्क पे कैसे कट करते हैं? आर पे डी आर। बहुत बढ़िया। और उसमें स्फीयर में भी आर पे डी आर, लेकिन इसमें रिंग में थीटा पर डी थीटा। अब ये जो छोटा सा सेगमेंट है इसका एंगल डी थीटा, ये पूरे सर्कल का एंगल कितना है यहां से यहां तक? 180 पाई है, पाई। पाई बोल देते हैं, पाई। पाई बोल दें, कोई प्रॉब्लम? यस सर। डिग्रीज में नहीं बोलते ना। चलो, तो ये पूरा चार्ज रिंग पे कितना है? यहां से यहां तक कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है। और पूरा एंगल कितना है? पाई। और ये एंगल कितना है ये छोटा सेगमेंट का? डी। तो हमने डी क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई पाई इंटू डी थीटा लिखा यूनिटरी मेथड से। समझ गए क्या? यस सर। अब ये छोटा सा सेगमेंट है, ये रॉड से कितना दूर है? कितना दूर है ये?
r डिस्टेंस दूर है, तो यहाँ पे रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा 2k लैम्डा बाय, सॉरी 2k लैम्डा बाय r। ये कुछ याद आ गया आपको कि अगर एक इनफाइनाइट रॉड हो तो उसके सामने किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, ऊपर नीचे दोनों इन्फिनिटी है तो 2k लैम्डा बाय r। याद आ गया? यस सर। अच्छा, इसको इस यहां पे छोटा सा चार्ज है जिसका वैल्यू है dq, तो हमने लिखा फोर्स ऑन सेगमेंट dq इज dq इंटू 2k लैम्डा बाय r। लेकिन ये फोर्स ऐसे टेढ़ा लग रहा होगा, इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं। ये एंगल थीटा है तो सामने लगेगा फोर्स का कॉस थीटा और इधर बनेगा फोर्स का साइन थीटा। अगर मैं थीटा ऐसे ही इधर की तरफ एक सेगमेंट लूं, क्योंकि सेगमेंट राइट में भी है सेगमेंट लेफ्ट में भी है, तो यहां का सेगमेंट पे फोर्स जो लगेगा तो उसका भी वर्टिकल से एंगल थीटा होगा, यानी कि कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ऊपर होगा और साइन थीटा लेफ्ट में होगा। तो बोलो दोनों में से कौन सा कंपोनेंट इंटीग्रेट करने से आंसर बनना चाहिए, कॉस थीटा या साइन थीटा? cos थीटा। तो हमने लिख दिया df cos थीटा को इंटीग्रेट कर देते हैं। अब यहां पे हमारी पास दो चॉइस हैं। एक, तुम ये कहोगे सर ये भी df cos थीटा है और ये भी cos थीटा है, तो दोनों मिलके तो 2 cos थीटा हो गए। तो हम cos थीटा को इंटीग्रेट करें या 2 cos थीटा को? बोलो सर cos थीटा को माइनस पाई बाय 2 अगर प्लस cos थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन लिमिट -π/2 से +π/2 चलनी पड़ेगी। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि मैंने बीच वाले लाइन से एंगल लेना स्टार्ट किया है, तो आगे का क्वार्टर सर्कल कितने एंगल का है? π/2। और पीछे का भी क्वार्टर सर्कल है, क्योंकि बीच में से एंगल ले रहे हैं, तो -π/2 से +π/2। और अगर मैंने डबल लिख दिया तो फिर पीछे वाले को इंटीग्रेट नहीं करना, क्योंकि उसका रिजल्ट यहां पे ऐड कर दिया है, तो फिर इंटीग्रेशन केवल कहां से लेना पड़ेगा? 0 से π/2। हाँ, तो ये हमारी चॉइस होती है। अगर डबल करेंगे तो आधा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि डबल पहले ही कर लिया है मैंने, और अगर डबल नहीं कर रहे हैं तो पूरा इंटीग्रेशन। तो मैं यहां पे -π/2 से +π/2 लिख देता हूं। df की जगह q/π इंटू डी थीटा 2k लैम्डा बाय r, आगे cos थीटा को इंटीग्रेट करेंगे -π/2 से +π/2। बहुत सिंपल होता है। cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा में साइन π/2 लिखेंगे तो क्या आएगा? 1 और साइन -π/2 लिखेंगे तो क्या आएगा? -1 1 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 -1 करेंगे तो क्या आएगा? 2 यानी cos थीटा डी थीटा हटा के टोटल क्या लिख दें? 2 लिख देते हैं। तो यहां पे आंसर आया q/π। cos थीटा डी थीटा सॉल्व होके 2 बन जाएगा। उसके अलावा लिखा है 2k लैम्डा बाय r इंटू 2 समझ में आया? कहां से आया? यस सर। यस अब सर। फटाफट आगे बढ़ते हैं। k का मतलब क्या होता है? ε0। पाई एक नीचे एक्स्ट्रा है और 4 ऊपर है, 4 से 4 काट देते हैं, तो आया लैम्डा इंटू क्यू अपॉन π² ε0 r। ये आंसर फाइनल आंसर आया। समझ आया क्या? यस सर। इंटीग्रेशन को सर। समझ में आया? सर लिमिट से एक बार बता देंगे क्या? किससे? सर, एक बार हमने जो एंगल लिमिट कैसे थीटा है? मेजर किया वो किधर से किया? मिड पॉइंट से। मैंने कई बार आपको ये सिखाया कि लिमिट में हम स्टार्टिंग पॉइंट कहां है उससे डिसाइड करते हैं। जैसे रॉड में अगर मिड पॉइंट पे x = 0 लिख दिया, तो फिर रॉड का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक चलेगा? -l/2 से +l/2। अगर किनारे में लिख दिया तो 0 to l। अगर मैं एंगल यहां किनारे से मेजर कर रहा होता, मतलब इधर साइड से एंगल थीटा लेता, इधर से लेता, तो पहला एलिमेंट 0 पे आता और आखिरी एलिमेंट पाई पे आता। कुछ समझे क्या? क्योंकि एंगल एक किनारे से चल रहे हैं, तो 0 से पाई। लेकिन एंगल अगर मिड पॉइंट से लिए तो एक साइड जाएंगे तो क्वार्टर सर्कल मिलेगा, लेकिन फिर दूसरे क्वार्टर सर्कल के लिए पीछे जाना पड़ेगा। मतलब एक साइड अगर पॉजिटिव है तो रिवर्स साइड नेगेटिव हो जाएगी। तो बीच में से पकड़ेंगे तो +π/2 से, मतलब -π/2 से
प्लस पाई बाई 2, ऐसा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहां से कितना पीछे है रॉड, माइनस पाई बाई 2, और यहां से कितना आगे तक है, प्लस पाई बाई 2। तो इंटीग्रेशन लिमिट हो गया माइनस पाई बाई 2 पे, बीच में से एंगल मेजर कर रहे हैं। तो वो रखो यार, इंटीग्रेशन करो। कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin theta. sin theta, साइन Sin थीटा। theta. साइन थीटा मान लो हो गया, दिमाग में सॉल्व करो ना, साइन थीटा हो गया, फिर साइन थीटा में लिमिट नहीं रखोगे, तो साइन पाई बाई 2 रखोगे, फिर माइनस साइन माइनस पाई बाई 2 रखोगे। साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है, 90 डिग्री है ना, साइन 91, और साइन माइनस 90 इज माइनस 1, 1 माइनस माइनस 1 करेंगे 2 आ जाएगा, या 2 लिख दिया। ठीक है क्या? Yes, sir. yes sir, ओके, ये एक और सवाल, इसमें नीचे काला इसलिए क्योंकि मैंने इसको मिटाया है, इसके आधे स्फीयर को। ठीक है, तो ये हेमीस्फीयर है और इसके सरफेस पे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा फैला दिया। ये नॉन कंडक्टिंग हेमीस्फीयर है सिग्मा, तो लिखा है अ हेमीस्फीयर has surface charge density sigma. Find its electric field at its center. यहां सेंटर है कहीं, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किसकी वजह से? ये जो सरफेस पे चार्ज है, इसका रेडियस आर है भाई। ठीक है, नॉर्मल ये सवाल जब भी इस तरह का होता है, देखो हेमीस्फीयर में चार्ज अगर डाल दो तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे होगा वो कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर पार्टिकल अलग। जैसे यहां पे एक छोटा डीक्यू ले, तो इस डीक्यू का पोजीशन अलग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग डायरेक्शन में चलेगा, इसका अलग चलेगा, इसका अलग चलेगा, तो सब अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएंगे, लेकिन सबका डायरेक्शन अलग होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? पूरे सरफेस पे जितने चार्ज हैं, सबके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग आएगा। कुछ सेंस बन रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ Yes, सर। yes sir, yes sir, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना चाहिए, बोलो जल्दी। सर नीचे से तो रिंग sir लेके इनवर्स का इंटीग्रेट कंपोनेंट ले मतलब हाँ, एक बंदा पहले जो बोला नीचे से, वो बोलो भाई। सर नीचे से आर रेडियस की रिंग ले लेके ऊपर तक इंटीग्रेट कर डालेंगे, रिंग लेके। ठीक है, एक तरीका ये बहुत बढ़िया बोल रहा है कि हमको, लेकिन सेलेक्ट कैसे करना है वो एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि कहाँ पे रिंग सेलेक्ट करना है। हाँ, कोई और बंदा कुछ और बोल रहा है? एनीबॉडी एल्स? सर नीचे भी एक मतलब पूरा स्फीयर कंप्लीट करके गॉसियन सरफेस बना के नहीं कर पाएंगे उससे, क्योंकि 2 हेमीस्फीयर तो हो जाएंगे, लेकिन उस 2 हेमीस्फीयर के ये एक तरह का कंडक्टर जैसा हो जाएगा, क्योंकि चार्ज कहाँ रह जाएगा? सरफेस पे। समझ गए क्या? यस सर, अभी अगर पूरा स्फीयर होता है तो, और ये सरफेस पे चार्ज होता है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। अब दो हेमीस्फीयर का फील्ड 0 है, मतलब 2 लोग मिलके फील्ड, टोटल फील्ड 0 बना रहे हैं, तो क्या एक का फील्ड निकाल पाएंगे 0/2 करके? No, sir. नहीं आप समझ रहे हो क्या गड़बड़ है? अगर 2 मिलके फील्ड बना रहे होते 10 और उन ऐड हो रही होती, तो हम कहते भाई 2 लोग ऐड होके अगर 10 बना रहे, मतलब एक का फील्ड 5 है। समझ गए क्या? लेकिन नीचे Yes. वाला हेमीस्फीयर ऊपर बनाएगा, ऊपर वाला हेमीस्फीयर नीचे बनाएगा, दोनों के फील्ड आपस में कट रहे, नेट फील्ड क्या हो जाएगा? नेट 0 है। सेंस बना क्या? यस सर, Yes, sir. बोलते रहो यस नो, तभी तो आइडिया लगेगा मुझे क्या हो रहा है। तो हमने अगर नीचे हेमीस्फीयर बनाया, उससे फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो तो हमें पता है कि अगर पूरा स्फीयर होता और चार्ज सरफेस पे होता तो कंडक्टर की तरह हो जाता, क्योंकि कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज होता है और सेंटर पे फील्ड 0 हो जाता। तो 2 लोगों का मिला के 0 है, तो फिर एक का फील्ड कैसे निकाले? तो तुम कहोगे अब 2 नंबर का सम 0 है, तो मुझे पता चल गया एक जितना पॉजिटिव है दूसरा उतना नेगेटिव है, लेकिन नंबर गैस कर सकते हैं क्या? No, sir. समझ गए ना, प्रॉब्लम है उसमें। तो देखो, जो पहले बंदे ने बताया वैसे एक तरीका बनता है क्या, कि आपको ना इस पे सरफेस पे एक पतला सा रिंग बनाना है, लेकिन जैसे हमने अभी सर्कल पे ऐसे थीटा पे जाके डी थीटा का एक छोटा सा टुकड़ा कट किया था, कुछ याद आया?
वैसा ही यहां पर भी करेंगे, मतलब कर सकते हैं। हालांकि मेरे को एक फास्टर मेथड और बहुत सुपीरियर मेथड इसका पता है, लेकिन नॉर्मल बुक से, अगर किसी अच्छे बुक से ये सवाल ढूंढोगे तो उसमें ऐसे दिखेगा कि यहां ऊपर वाले सेंटर वाले पॉइंट से थीटा एंगल साइड में जाओ और चारों तरफ सरफेस पे ऐसे घुमा दो, तो क्या ऐसा एक सर्कल बनता हुआ दिख रहा है? ये कोई इमेजिन कर पा रहा है सर्कल? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. है ना? यस सर। हेमिस्फीयर है, उसमें एक ऊपर वाले पॉइंट से साइड में गए और ऐसा हमने कोन जैसा घुमा दिया, और फिर थोड़ा सा एंगल और आगे गए। कितना एंगल? छोटा सा एंगल डी थीटा, और फिर एक सर्कल और घुमा दिया। तो क्या सरफेस पर एक घूमता हुआ सर्कल बनता हुआ दिख रहा है आपको? ये बहुत ही पतला सर्कल है, ऐसे दिखेगा कि सरफेस पे ऐसे सर्कल बनता हुआ दिखा गया। यस सर। Yes, sir. ऐसे सर्कल का सरफेस बन गया। ऑन द सरफेस देयर इज अ सर्कल क्रिएटेड बाय, एक सर्कल तो बना थीटा पे और दूसरा डी थीटा, और आगे गए तो थोड़ा थिकनेस भी आ गया सर्कल में। क्योंकि ये रेडियस आर का स्फीयर है, इसलिए ये थिकनेस का वैल्यू आर डी थीटा हो जाएगा। जैसे यहां पे सर्कल में अगर थीटा एंगल लें तो ये वाली थिकनेस ना, आपने सुना होगा आर्क बाय रेडियस इक्वल टू एंगल, समझ गए क्या? यस सर। छोटी Yes, सी sir. आर्क का वैल्यू आर डी थीटा हो जाएगा ना, रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आर डी थीटा, ये इतना थिकनेस जो है ये आर डी थीटा है। अच्छा बताओ, ये अगर मैंने थीटा एंगल पे लिया है तो इस सर्कल का रेडियस कितना है? ये आर है और ये एंगल थीटा, मतलब दिस Sir, R sin लाइन theta. इज आर। ये कितना है? आर साइन थीटा, करेक्ट? Yes, sir. यस सर। हाँ। अब अगर मान लो इस सर्कल पे, ये जो सर्कल मैंने छोटा सा बनाया, इस पर चार्ज का वैल्यू dq हो। केवल लॉजिक समझना, सॉल्व नहीं कर रहे, सॉल्व के लिए हमारे पास बेटर मेथड है, लेकिन लॉजिक समझना। क्या ये सर्कल के सेंटर से कुछ दूर पे जो स्फीयर का सेंटर है c, क्या ये डिस्टेंस भी हमें पता चल जाएगी? सर्कल के सेंटर से इस सेंटर ऑफ स्फीयर का आर डिस्टेंस कॉस थीटा। आर कॉस थीटा। इसको मैं x बोल देता हूं, और इसको मैं r बोल देता हूं, और इसको मैं रिंग बोल देता हूं। तो मुझे बोलो, रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पे रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है उसका कोई फॉर्मूला है हमारे पास? AQ by Yes. 2 epsilon 1 minus cos theta। अरे नहीं, वो तो डिस्क का बता दिया भाई। पॉलीगन वाला, रिंग वाला, KQX अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 5/3। 3/2। तो जब हमको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, तो इस सर्कल का अगर चार्ज पता चल जाए, अब इस सर्कल का चार्ज निकालने के लिए देखो मैंने कैसे चालाकी किया। dq इज इक्वल टू सिग्मा इंटू इस सर्कल का एरिया, और सर्कल का एरिया हम लिखते थे 2πr dr, याद आ गया क्या? Yes, sir. कोई भी पतला रिंग बनाते थे, लेकिन इसमें r की जगह क्या लिखना पड़ेगा? और dr की जगह कितना थिकनेस लिखना पड़ेगा? R d theta. तो मैंने देखो यहां पे लिख दिया 2πr, और dr लग रहा है भूल गए। किसी भी डिस्क पे अगर सर्कल करते हैं तो सर्कल का एरिया 2πr dr होता है। 2πr dr की जगह थिकनेस r d थीटा। तो ये क्या चीज आ गया? चार्ज आ गया, रिंग का चार्ज। और रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है हमारे पास KQX। Q की जगह ये लिख देंगे, X की जगह ये लिख देंगे, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 लिख देंगे। मान लो लिख दिया तो इंटीग्रेशन करने से इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा आ जाएगा। लेकिन ये बताओ, ये सारे रिंग को इंटीग्रेट करने के लिए थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक बदलना चाहिए? -5/2। 0 हाँ, से आपकी माइनस से minus प्लस नहीं pi। बदलेंगे, क्योंकि मैं जब एक साइड में थीटा गया तब पूरा रिंग मिला कि केवल आधा रिंग मिला? पूरा। जब पूरा पूरा रिंग बना लिया है तो केवल एक साइड, यहां से ही आगे चलोगे
तो आगे वाले पूरे पूरे रिंग बनते चले जाएंगे कि नहीं? तो इस बार इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2 नहीं करके क्या करना पड़ेगा? बोलो, बीच वाले लाइन से बस ये नीचे तक आना है। 0 से π/2 ये वाला पॉइंट 0, सबसे ऊपर वाला छोटा सर्कल बनेगा, उसके लिए थीटा का वैल्यू क्या होगा? 0। और सबसे आखिरी वाला सर्कल यहाँ जो बिल्कुल ऐसे बाउंड्री को बनाएंगे वो π/2। इंटीग्रेशन लिमिट कहां से कहां तक चलेगी? 0 to π/2 0 to π/2। आपके लिए ये होमवर्क है, आप करके देखना कि मैंने लिखा है, देखो, इंटीग्रेशन k dqx अपॉन x² प्लस r² का पावर 3/2। इस फोटो से x का वैल्यू डाल लोगे, dq का वैल्यू पुट कर लोगे, स्मॉल r का वैल्यू ये जो r sin थीटा लिखा ये भी लिख लोगे, और 0 से π/2 तक इंटीग्रेट करोगे तो आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेट करने से आ जाएगा। ये आप ट्राई करके देख पाओगे क्या? यस सर। अब मैं आपको अपना स्पेशल तरीका बताता हूं, जैसे पिछले 2 सवालों में बताया। हालांकि पिछले सवाल में अपना स्पेशल मेथड नहीं बताया, उसके पहले सवाल में स्पेशल मेथड बताया मैंने अपना, कि आप अगर रॉड का फील्ड देखें तो ये केटी स्पेशल हो गया। इस सवाल में अपना स्पेशल मेथड नहीं बताया, इसमें केटी स्पेशल मेथड मेरे स्टूडेंट के नाम पे है, वो मैंने आपको एक बार बताया था, आकाश गुप्ता मेथड। एक स्टूडेंट है, उसने इसमें एक बहुत स्पेशल मेथड बताया, थोड़ी देर बाद डिस्कस करता हूं उसको। उसके लिए एक और इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, वो पता चलने के बाद आप तुरंत समझ जाएंगे। इसमें भी एक केटी स्पेशल मेथड है, ये अपन का ही है। अब समझो हम क्या करने वाले हैं, इसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, केवल दिमाग से ही उड़ा देंगे इस सवाल को। बताना मुझे, अगर मैं ये जैसे टॉप पॉइंट है, ये सेंटर है, इससे थोड़ा साइड में जाके पूरा सर्कल नहीं बना के एक छोटा सा सरफेस ले लूं ds, केवल छोटा सा, और ये थीटा एंगल पे हो, तो इस छोटे सर्कल पे जो चार्ज है वो सिग्मा इंटू ds हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोला? Yes, पूरा सर्कल नहीं बनाया, कहीं पर भी एक छोटी सी बिंदी बना ली। ये बिंदी होती है, निकाल के चिपका दो सरफेस पे यार, तो वो छोटी सी बिंदी पॉइंट चार्ज की तरह हो गई, करेक्ट? तो ये पॉइंट चार्ज है। अब मुझे बताओ, एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? KQ बाय, तो ये चार्ज तो DQ है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? K dq by बाय r²। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, एक नीचे बनेगा, एक लेफ्ट में बनेगा, करेक्ट है क्या? yes, तो आप Yes, लॉजिकली बताइए, अलग अलग ऐसे यहां पर भी ds ले सकते हैं, अलग अलग ds ले सकते हैं, सभी ds का कौन सा कंपोनेंट ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो आंसर आएगा? cos थीटा। तो हमको ये पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमको k सिग्मा ds, आपको सिग्मा ds समझ में आया? छोटा एरिया ds है, छोटा बिंदी जैसा एरिया है छोटा सा, और सरफेस डेंसिटी सिग्मा है, तो k सिग्मा ds अपॉन r² का कौन सा कंपोनेंट इंटीग्रेट करेंगे? cos थीटा। इसमें k कांस्टेंट है कि वेरिएबल? सिग्मा कांस्टेंट है कि वेरिएबल? r कांस्टेंट है कि वेरिएबल? देखो ये सरफेस स्फीयर है भाई, हर जगह से डिस्टेंस r ही रहेगा। ये तीनों चीजें क्या हैं? कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर में ds cos थीटा इंटीग्रेट होगा, और बाकी सब बाहर आ जाएंगे, k सिग्मा बाय r² बाहर आ जाएंगे, जगह कम है इसलिए थोड़ा घचपच कर दे रहा हूं। तो वहां पे ds cos थीटा का मीनिंग क्या होता है, ये एक बार हमने गॉसियन सरफेस जब बना रहे थे, गॉस लॉ पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको सिखाया था। देखो जरा, अगर एक बार एक सरफेस ऐसा फ्लैट सरफेस है जिसका वैल्यू का नाम है ds, और उसका अगर वेक्टर बनाएंगे तो ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर बनेगा, ये कोई समझा क्या? yes, तो अगर मैंने यहां पे एंगल थीटा देखा तो ds cos थीटा इधर आ जाएगा, कंपोनेंट ये ds है, और ds sin थीटा इधर आ जाएगा। लेकिन अगर इसके भी 2 कंपोनेंट ऐसे सर्कल बनाए, दो कंपोनेंट, शायद आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि ये जो वर्टिकल वाला हमको ds cos थीटा दिख रहा है, इसका सरफेस करस्पॉन्डिंग सरफेस एरिया ये वाला है,
और जो हॉरिजॉन्टल वाला दिख रहा है वो ds sin थीटा है, और उसका करस्पॉन्डिंग सरफेस एरिया कैसा वाला है? वर्टिकल वाला है। वर्टिकल वाले का कंपोनेंट किधर चलेगा, मतलब वर्टिकल वाले का डायरेक्शन किधर चलेगा? हॉरिजॉन्टल में, और हॉरिजॉन्टल वाले का डायरेक्शन चलेगा वर्टिकल में। हमको किसको इंटीग्रेट करना है? ds cos theta। तो अगर मैं ds cos थीटा कर दूं, यहां पे ds एक टेढ़ा सरफेस एरिया है। अब इस, जैसे आपको शायद किसी को ये वाला एक एग्जाम्पल याद हो, एक बार हमने ऐसे प्रिज्म जैसा पिक्चर बनाया था, उससे फ्लक्स निकाल रहे थे, किसी को याद आ रहा है क्या? यस सर। प्रोजेक्शन एरिया। Yes, मुझे sir। ऐसा, हाँ ये देखो शब्द आया, ये जो टेढ़ा एरिया है, आप कह सकते हैं इस टेढ़े एरिया के दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट जो बेस में बैठा हुआ है, दिख रहा है क्या? यस और एक कंपोनेंट जो ये वर्टिकल वॉल में बैठा हुआ है, ये दिखा क्या आपको किसी को? यस वर्टिकल। यस सर। ये वाला। और एक कंपोनेंट इसी का है, एक हॉरिजॉन्टल, करेक्ट। अगर मैं आपको कह दूं ऊपर से बारिश गिर रही है, तो बताइए इस बारिश के परपेंडिकुलर आप कौन सा वाला एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे? इसको मैं बोल रहा हूं वर्टिकल एरिया, और इसको बोल रहा हूं हॉरिजॉन्टल एरिया। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हॉरिजॉन्टल। टेढ़े वाले का फ्लक्स निकालना है तो भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? Horizontal। हॉरिजॉन्टल। जैसे अगर टेढ़े वाला सरफेस एरिया वेक्टर अगर ऐसे चले, तो इसके दो कंपोनेंट हैं, एक A1 है और एक A2 है। मुझे बताओ A1 कौन सा वाला है, वर्टिकल वाला या हॉरिजॉन्टल वाला? वर्टिकल। बहुत बढ़िया बोल Vertical। रहे हो। और A2 कौन सा वाला है? हॉरिजॉन्टल। Horizontal। हाँ, तो इस सवाल में पीछे जो हमने किया, इस क्वेश्चन में सरफेस एरिया टेढ़ा है, और हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए? सरफेस एरिया ऐसे टेढ़ा है, ये ds है, और हमें कौन सा कंपोनेंट इंटीग्रेट करना है? ds cos थीटा। ds cos थीटा का एरो वर्टिकल है, तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रोजेक्शन एरिया कैसा लेना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। अगर हॉरिजॉन्टल एरिया ले लिया, तो इस पूरे स्फीयर के इंटीग्रेशन में हर छोटे टुकड़े का हॉरिजॉन्टल एरिया ही लेना पड़ेगा। टेढ़ा एरिया है लेकिन हॉरिजॉन्टल, टेढ़ा एरिया मतलब हॉरिजॉन्टल। तो बताओ पूरे स्फीयर का एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एरिया कितना बन सकता है? वही ds cos थीटा का इंटीग्रेशन। अगर ds का इंटीग्रेशन केवल आ रहा होता, तो मैं कहता 2 पाई r स्क्वायर। कुछ समझे लग रहा है? केवल ds का इंटीग्रेशन पूछा होता तो मैं कहता 2 पाई r स्क्वायर, लेकिन इंटीग्रेशन किसका है? ds ds sin। cos थीटा का। तो cos थीटा तो एक कंपोनेंट है, वो भी हॉरिजॉन्टल वाला, तो मैं कहूंगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो यहां पे इसको बोलते हैं कौन सा एरिया? प्रोजेक्शन एरिया। अब मुझे आंसर बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू k सिग्मा बाय r स्क्वायर इनटू प्रोजेक्शन एरिया। अब सारा प्रोजेक्शन एरिया बताओ टोटल कितना बनेगा? पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे। k का वैल्यू क्या होता है? 1/4 सिग्मा को सिग्मा लिखा, एरिया को पाई r स्क्वायर लिखा, और नीचे एक r स्क्वायर अलग चल रहा है, r स्क्वायर से r स्क्वायर और पाई से पाई कट गया। क्या आंसर आया? सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन। sigma by 4। अब यहां लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आया सिग्मा बाय, इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने क्या देखा, एक छोटा टुकड़ा लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेढ़ा आ रहा था, तो मैंने बोला टेढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड तो आंसर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इधर वाला टुकड़ा अगर इधर मारेगा, तो अगर इधर छोटा सा एरिया लेंगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा, तो उसका भी अगर एंगल थीटा पे लेंगे तो वो भी इधर थीटा पे बनेगा। तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट ही ऐड होना चाहिए? cos थीटा। तो मैंने Cos cos थीटा theta। लेके इंटीग्रेशन मार दिया, लेकिन जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालने के बाद देखा तो ds cos थीटा इंटीग्रेशन हो रहा था। अगर ds इंटीग्रेशन हो रहा होता तो मैं एरिया को 2 पाई r स्क्वायर कर देता, लेकिन ds cos थीटा है, तो हर ds का cos थीटा, मतलब ds ऐसा टेढ़ा एरिया है तो उसका cos थीटा वाला फ्लैट एरिया हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा। तो हर टेढ़े एरिया का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हर टेढ़े एरिया का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो जितना स्फीयर है उसको पूरा हॉरिजॉन्टल में ऐसे पिचका दो, तो आपको कौन सा एरिया ही दिख रहा है? pi r square। पाई आर स्क्वायर। को क्या नाम से बोल देते हैं हम लोग? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन एरिया। तो मैंने इंटीग्रेशन ds cos थीटा को पाई r स्क्वायर लिख के रिप्लेस कर दिया। तो मुझे इंटीग्रेशन करना ही नहीं पड़ा, एक्चुअली मुझे समझ में आ गया हर एक का cos थीटा वाला कंपोनेंट है, तो सीधा पाई r स्क्वायर लिख दिया, आंसर आ गया। समझ गए क्या? यस सर। जबरदस्त था भाई। थोड़ा स्पीड तेज है लेकिन मैनेज करना।
एक मिनट, हाँ ये फोटो थोड़ा झंडू है लेकिन काम चला लो। अब ये इरोडोव चालू हो गई है, ठीक है। सवाल लेकिन बहुत स्पीड से करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इरोडोव के सवाल है। लिखा हुआ एक चार्ज यहाँ प्लस है या माइनस है, दिख रहा है क्या डायगोनल में, प्लस माइनस, और यहाँ पे प्लस लिखा है, यहाँ भी माइनस लिखा है, पहचान पा रहे हो? ठीक है, स्क्वायर में रखे, लेकिन एक डायगोनल 2l का है, दूसरा डायगोनल भी 2l का है, यानी अगर इसको सेंटर माने तो एक चार्ज का डिस्टेंस भी l है, और इसका भी l है, और इसका भी l है, इसका भी l है, चारों चार्ज अलग अलग। ठीक, क्वेश्चन लिखा हुआ 4 point charges q and minus q are located at vertices of square of diagonal 2l as shown in the figure. Find the magnitude of electric field strength at a point located symmetrically with respect to the vertices of a square at a distance x from its center. मतलब अगर स्क्वायर ऐसे बना होता तो हमें फील्ड यहां पे निकालनी है x डिस्टेंस पे, याद आया क्या? ऐसा सवाल हमने करा हुआ है। Yes, sir. लेकिन ये सवाल अलग क्यों है? क्योंकि जो सवाल हम करते थे उसमें चारों चार्जेस का साइन एक जैसा आइडेंटिकल चार्ज लेते थे। अगर चारों प्लस क्यू होते तो ये आंसर किससे मैच कर जाता? K4Q upon x square plus r square 3/2। अरे तो रिंग रिंग से मैच कर जाता है। लेकिन ऊपर x भी लिखना पड़ता है लल्ला, नीचे 3/2 तो याद है। Yes, sir। तो ये रिंग बना देते और फिर बोलते थे KQX, Q की जगह टोटल चार्ज लिख देते 4Q। बट ये चारों चार्जेस पॉजिटिव नहीं है, यानी एक जैसे नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दो दो करके। अगर मैं आपको ऐसे बोलूं एक चार्ज प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू है, तो उसके मिड पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो क्या आंसर आना चाहिए? ये भी एल है, ये भी एल है, मतलब केवल इन दोनों के वजह से यहां परपेंडिकुलर में फील्ड देख रहे हैं, क्या आंसर आना चाहिए? तो आप कहोगे ये वाला चार्ज पॉजिटिव होता है, ये तो ऐसे अवे बनाता है, याद आ गया, और ये जो नेगेटिव होता है ये किधर बनाता है? टूवर्ड्स। पहले जब हम इक्वल चार्ज की फील्ड निकालते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस वाला कंपोनेंट ऐड हो जाता था, साइन वाला कट जाता था, याद आ गया? यस सर। अब इसमें कौन सा कंपोनेंट कैंसिल होगा, कौन सा ऐड होगा? कॉस वाला कैंसिल हो जाएगा, कॉस sin कैंसिल हो वाला जाएगा, साइन ऐड हो जाएगा। अच्छा, कॉस वाला जब ऐड होता था तो KQX आता था, अब कॉस वाला नहीं ऐड हो रहा, साइन वाला ऐड हो रहा है, तो फिर क्या बनेगा? एल आ जाएगा। हाँ, KQX की जगह KQR हो जाएगा, x की जगह r हो जाएगा। साइन थीटा में यही तो होता है, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस और साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस तो सेम ही है, x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। खेल समझ गए? तो बोलो दो चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो, यहां पे cos की जगह साइन, 2KQL अपॉन बोलो x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का पावर 3/2। ये कोई समझा क्या? हाँ सर। यस सर। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ आ रहा है? सर वर्टिकली डाउनवर्ड। हाँ, इसमें तो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, यानी ये जो चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन है उसके पैरेलल चल रहा है। क्या ये ऐसा समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ये x के पैरेलल नहीं चल रहा, x के परपेंडिकुलर, लेकिन चार्ज वाले लाइन के पैरेलल है। अब आप ये फोटो में, अगर इस फोटो में इसको प्लस क्यू, इसको प्लस क्यू और यहां माइनस क्यू और यहां माइनस क्यू लिखो और इनको आपस में जोड़ दो, तो ये फोटो यही है, समझ गए क्या? प्लस क्यू और माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो यहां पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायगोनल के पैरेलल चलेगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। और दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे चलेगा? उधर पहले वो दूसरे डायगोनल के पैरेलल चलेगा और वो भी प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ जाता हुआ। देखो, प्लस क्यू से माइनस क्यू के पैरेलल आता हुआ, देख रहे हैं? यस सर। तो ये दो डायगोनल के ऊपर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब मैं इसी फोटो में बना रहा हूं, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ इधर चलेगा और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ इधर चलेगा। ऊपर से देख रहे हैं, वैसे तो हवा में उड़ते बन रहा है, तो कितना एंगल है इनके बीच में? 45। 90 डिग्री एंगल है डायगोनल के बीच में। 90 है, तो यहाँ पे √2e लिख सकते हैं क्या? यस। यस सर। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा आंसर आएगा?
कुछ समझ में आया क्या लिखा? Yes. हाँ Yes, तो sir. तेजी समझ देखो, अगर चार्ज बराबर होते थे तो रिंग जैसा इफेक्ट आता है, मतलब एक जैसे दो चार्ज हो तो k q x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। लेकिन चार्ज अपोजिट हो गए तो कॉस की जगह साइन आ जाएगा, साइन आने से x की बजाय l लिखना पड़ेगा, तो k2ql। आपको याद आ गया? इसको मिला के अगर रिंग बना दें तो रिंग पे चार्ज 2q हो जाता था, तो k2qx। अब x की जगह लिख दिया l, तुरंत मुझे पता चल गया इसका आंसर। लेकिन यहां दो डायगोनल्स हैं और 90 डिग्री है आपस में, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे, वो भी 90 डिग्री पर बनेंगे, एक डायगोनल के पैरेलल, दूसरा दूसरे के पैरेलल। √2 मल्टीप्लाई। समझे क्या? हाँ सर। Yes, sir, समझ आ गया. टू होता है ना, क्योंकि दोनों दो इलेक्ट्रिक फील्ड. हाँ जी, कुछ पूछ रहा है, बोलो जल्द, जो दोबारा बोलो दोबारा। सर 2√2e होता है ना वो तो. 2√2 होता है? सर नहीं, दोनों का cos 45 लेंगे ना तो 2√2 होगा. थप्पड़ cos खाया कभी? 45 √2 होगा ना. और cos 45 √2 होता है, मैं 1/√2. तो 2 cos 45 का वैल्यू कितना होगा? सर √2. वही तो मल्टीप्लाई सर इसको एक और वे से भी कर सकते थे ना? हाँ, कौन सा? सर 2 क्यूब को ऊपर वाले क्यूब में रिंग मान लेते, -2 क्यूब वाले में रिंग मान लेते, फिर हाँ, उसका लेकिन cos थीटा. समझो, हम जब भी ऐसे जैसे दो चार्ज को लेते ना, तो उनकी लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर में तो फील्ड निकालना आता है हमें, बट ये पॉइंट थोड़ा टेढ़ा बनता, देख लो, मतलब निकाल सकते हो लेकिन सर रिंग भी टेढ़ा बना लेते. हाँ, ये सही कह रहे हो, ऐसे टेढ़ा बना लेंगे तो ये वाला पॉइंट विल बी √of x² प्लस l स्क्वायर. कितना डिस्टेंस है? l बाय, ये l है तो ये l/√2 हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, करेक्ट? यस सर. और ये डिस्टेंस x है तो ये l²/2 ऐसा कुछ बनेगा, ये टेढ़ा वाला डिस्टेंस, यस. है ना? और फिर इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो टेढ़ा रिंग बनेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसी एंगल पे ऐसे डाउन चलेगा, और यहां पे जो रिंग बनेगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस एंगल पे टुवर्ड्स चलेगा। कुछ समझे क्या? सर लेकिन Yes, रिंग sir. को टेढ़ा क्यों किया? नहीं देखो, आप बाकी फोटो भूल जाओ, अगर मैं यहां पे दो चार्ज दे दूं, ये दो चार्ज हैं, और इसके सामने किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं, तो आप इसको ज्वाइन करोगे ना इसके सेंटर से, तभी तो सर्कल बना पाओगे। यस सर. लेकिन वो जो पॉइंट देखते, दो चार्ज अगर यहां है तो पॉइंट तो स्क्वायर के सेंटर के सामने है, तो इधर से तो टेढ़ी लाइन आ रही है ना। यस सर. अब इस टेढ़ी लाइन के Yes, sir. परपेंडिकुलर सर्कल बनाओगे तो सर्कल टेढ़ा हो जाएगा। यस सर. तो एक सर्कल ऐसे टिल्टेड दिख रहा है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अवे चलेगा, और नीचे वाला एक सर्कल भी टिल्टेड दिखेगा, उसका लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स चलेगा, करेक्ट? यस सर. Yes, sir. हाँ, तो ऐसे भी कर सकते हैं। फिर इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट लेके फिर आपको रिजल्टेंट बनाना पड़ेगा, क्यों भाई? यस. यस. एक बार ट्राई करना, इससे मतलब कॉम्प्लेक्स ज्यादा हो जाएगा लेकिन सॉल्व तो हो जाएगा। चलिए एक और, ये वेरिएबल डेंसिटी का सवाल है, जिसमें एक रिंग है और उसमें चार्ज डेंसिटी देखो कैसा दे दिया, फंक्शन दे दिया है, और ये फंक्शन थीटा का है, रिंग है। एजीमुथल एंगल का मतलब एक फिक्स्ड लाइन से एंगल लेना है। ये एक रिंग है, मान लो उसके ऊपर एक डायमीटर फिक्स कर दिया मैंने। नॉर्मली ऐसे एजीमुथल एंगल में क्या होता है, नॉर्थ डायरेक्शन में फिक्स एक्सिस पकड़ लेते हैं, ये फिक्स्ड लाइन है। इस लाइन के साथ सेंटर से थीटा एंगल पे जाओ तो यहां पर चार्ज डेंसिटी का फंक्शन क्या दिख रहा है, इसको थीटा मान लेते हैं, लैम्डा नॉट कॉस थीटा। कुछ कुछ समझ में आया? मतलब अगर ऐसे थीटा बढ़ाते जाओगे तो यहां पे चार्ज डेंसिटी का आंसर भी किसके फंक्शन के हिसाब से बदलता जाएगा? कॉस. Cos तो theta. आपको ऐसा लग रहा है क्या कि ये ऊपर जाएंगे तो 90 डिग्री तक तो ये रिंग ऐसा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन क्योंकि cos थीटा ASTC वाला रूल होता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट और Yes, थर्ड sir. क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव होता है, तो इस रिंग का पिछला वाला हिस्सा नेगेटिवली चार्ज होगा और आगे वाला
पॉजिटिव पॉजिटिवली और चार्ज। वो भी यहाँ पे चार्ज थोड़ा ज्यादा डेंसिटी होगा क्योंकि कॉस 0 पे मैक्सिमम होता है कॉस थीटा का वैल्यू 1, और जैसे जैसे 90 जाएंगे तो चार्ज का वैल्यू डिक्रीज होते होते 0 होने लगेगा। मतलब इधर इधर ज्यादा चार्ज है, ऊपर जाने पे कम होता जा रहा है, इधर से भी नीचे जाने पे कम होता जा रहा है। समझ गए क्या? यस सर यस सर। वेरिएबल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और पीछे नेगेटिव है, आगे पॉजिटिव है। तो पूछा है सेंटर पे फील्ड बताओ, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ द रिंग। अब सेंटर पे लोग कहते थे सर जब रिंग हम लेते तो सेंटर पे तो रिजल्ट 0 आता था। वो तब 0 आता था जब आगे वाला भी पॉजिटिव है, पीछे वाला भी पॉजिटिव है, तो ये भी बोल रहा अवे, वो भी बोल रहा अवे, तो बीच में कट जाएगा। करेक्ट है? यस सर। इस रिंग में Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? राइट। सेम साइड होगा। मतलब किधर होना चाहिए? लेफ्ट में लेफ्ट आगे वाला left. हाफ पॉजिटिव है और पीछे वाला हाफ नेगेटिव है, तो फील्ड राइट में बनेगा नेट या लेफ्ट में बनेगा? लेफ्ट में बनेगा। लेफ्ट में लेफ्ट में, बनेगा। क्योंकि पॉजिटिव वाला बोलेगा अवे, नेगेटिव Away. वाला बोलेगा टूवर्ड्स, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है? यस अच्छा बताओ, रिंग पे छोटा सेगमेंट कैसे कट करते हैं? थीटा पे डी थीटा थीटा। पे बहुत डी बढ़िया। थीटा तो ये पे डी कितना थीटा। एंगल लिखा है? थीटा ये थीटा थीटा। लिखा है, तो इसके आगे कितना एंगल और बना लेते हैं? डी थीटा। डी थीटा ये जो डी डी थीटा। थीटा एंगल लिया ये बहुत ही छोटा हो गया, इसका चार्ज डीक्यू हो गया। डीक्यू होता है लैम्डा इंटू डीएक्स, लेकिन ये जो छोटा सा लेंथ है उसका वैल्यू भी अभी अभी हमने बनाया था आर डी थीटा, और लैम्डा की जगह क्या लिख दिया? लैम्डा नॉट कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा। ये चार्ज डीक्यू का वैल्यू हुआ। ये चार्ज डीक्यू कैसे चार्ज की तरह लग रहा है? आप कहेंगे पॉइंट चार्ज की तरह लग रहा है। पॉइंट चार्ज कितना दूर है सेंटर से? आर। आर आर रेडियस के बराबर का डिस्टेंस है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा ऐसे अवे चलेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट बना सकते हैं, कॉस और साइन। याद रखिए रिंग जैसा पॉजिटिव यहां पे है वैसा ही पॉजिटिव नीचे भी है, तो अगर नीचे थीटा लेते तो इन दोनों में से कौन सा कंपोनेंट आपको, नीचे भी पॉजिटिव आता, फील्ड ऐसे अवे बनता, कौन सा कंपोनेंट ऐड होता हुआ दिख रहा है? कॉस थीटा। कॉस थीटा ऐड कॉस हो वाला। आपको समझ में आया क्या? कॉस वाला किधर आ रहा है, लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट में। लेफ्ट तो में। लेफ्ट वाले ही कंपोनेंट ऐड होके सब नेट फील्ड को किधर बनाएंगे? लेफ्ट में। लेफ्ट में। तो बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें इंटीग्रेशन किसको करना चाहिए? कॉस थीटा कॉस थीटा। डीई का फॉर्मूला क्या होता है अगर पॉइंट चार्ज का फील्ड निकाल रहे हैं तो? लग रहा भूल गए। यस ये किसका फील्ड लिखा? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज चार्ज कितना दूर है सेंटर से? आर। आर भाई तो लिख दिया के क्यू बाई आर स्क्वायर। के डी क्यू की जगह लिखा लैम्डा नॉट कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा, और आगे लिख दिया कॉस थीटा और नीचे लिख दिया आर स्क्वायर इंटीग्रेशन। ये क्या चीज है? ये डी क्यू है। देखो डी क्यू लैम्डा डीएक्स, लैम्डा इंटू लेंथ। लैम्डा दिया है सवाल में, डीएक्स छोटे से सेगमेंट का लेंथ है, वो उसको बोलते हैं आर डी थीटा, आर्क बाई रेडियस से मल्टीप्लाई कर लो। के लैम्डा नॉट, आर से आर काट दिया, डिवाइडेड बाय आर। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 1 2 थीटा बाई 2। ऐसा कभी सुना है? यस सर अब ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना पड़ेगा? याद रखिए हमने डबल नहीं किया है, और पूरी रिंग है, पूरी रिंग है, तो पूरी रिंग नापने के लिए थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक चलाओगे? 0 से 2 पाई। घुमाते हुए यहां वापस आना है। 0 से 2 पाई। 2 पाई। अब 0 से 2 पाई, आपने कभी कॉस थीटा या साइन थीटा वाले फंक्शन सुने हैं, देखे हैं? यस सर। कॉस का इंटीग्रेशन करते तो साइन आता है, साइन का करते तो माइनस कॉस आता है, लेकिन 0 से 2 पाई पीरियड होता है उस फंक्शन का, क्या ये आपने सुना है? यस पीरियड 2 पाई होगा। इसका मतलब है जो वैल्यू 0 पे होगा वही वैल्यू 2 पाई पे होगा। यस सर यस अभी 2 पाई के लिए इंटीग्रेट करोगे तो जो अपर लिमिट आएगा वही लोअर लिमिट आएगा। यस सर। यस सर। अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम ही आने वाला 1 है। प्लस कॉस टू थीटा आएगा इंटीग्रेट। हाँ क्या कह रहे हो?
1 प्लस cos 2 थीटा आएगा इंटीग्रेशन। हाँ नहीं, मतलब दो इंटीग्रेशन हो गए, इसमें 1/2 डी थीटा हो गया और cos 2 थीटा बाई 2 डी थीटा हो गया। मैं कह रहा हूं इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसका इंटीग्रेशन क्या आने वाला है? 0 काहे? 0 क्योंकि इंटीग्रेशन लिमिट देखो कहां से कहां है, 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई तक है। इसका इंटीग्रेशन साइन में आएगा, लेकिन साइन 0 का वैल्यू भी 0 होता है, साइन 2 पाई का वैल्यू भी 0 होता है, समझ गए क्या? Yes, साइन 4 yes, पाई का sir. वैल्यू भी 0 होता है। तो अगर कंप्लीट लिमिट पे इंटीग्रेशन कर दें तो इंटीग्रेशन मतलब एरिया भी बोलते हैं, जितना एरिया ऊपर होता है साइन फंक्शन में उतना ही नीचे होता है, एरिया मिलके 0 हो जाता है। थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया क्या बोला? yes, sir. यस सर। लिमिट देखते ही मुझे इंटीग्रेशन नहीं करने का मन हुआ, मुझे पता है इसका आंसर 0 आएगा। अगर ये साइन होता है यहाँ पे तो भी 0 आता। तो इंटीग्रेशन में क्या बच गया बताओ? 1/2 1/2 डी था, 1/2 बाहर निकाल लेते हैं, क्या बच गया? थीटा। डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, 0 से 2 पाई करेंगे तो 2 पाई हो जाएगा, समझ गए क्या? के लैम्डा नॉट आर इंटू 1/2 इंटू 2 पाई, समझे? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब ये के को क्या लिख सकते हैं? 1/4 1/4. Not. पाई से पाई भी कैंसिल कर दिया, क्या आंसर आया? लैम्डा नॉट बाय 4 4 R एप्सिलॉन epsilon नॉट naught. आर। जो आंसर आए वही ठीक है। सर इसमें आर्क वाला रिजल्ट से नहीं कर सकते क्या? हाँ, क्योंकि वेरिएबल है वो। हमने रिजल्ट जो आर्क वाले बनाए वो किसके थे? कैसे यूनिफॉर्म डेंसिटी का था आर्क? यूनिफॉर्म। समझ गए ना? कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर यूनिफॉर्म वाला है तो 2 के लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2, ये हमारा फिक्स आंसर है। लेकिन वहां पे लैम्डा बदलता नहीं है, यहाँ पे रिंग के एंगल के साथ लैम्डा बदलते जा रहा है। तो एक बदलते रिंग का भी कर लिया। हमारा काम थोड़ा इंटीग्रेशन वाले केसेस को 1-2 बार सॉल्व करके देख लेना है, जिससे कि ये सेगमेंट लेना, उसका फील्ड छोटा बनाना, फिर कौन सा कंपोनेंट ऐड हो रहा है, ये हमारे दिमाग में पिक्चर हो। तो ये सवाल जो मैं आपको करा रहा हूँ, इस क्वेश्चंस को एक बार आप खुद ट्राई करना कि भाई ये सवाल हो गया चलो, लेकिन क्या हमको पहले से कोई अब नया सवाल दे दे विद डिफरेंट फंक्शन और विद द सेम फंक्शन, तो क्या हम अपना आप डिसाइड करके थीटा पे डी थीटा बना के छोटा सेगमेंट, छोटा चार्ज, छोटा फील्ड, फिर उसका कंपोनेंट, फिर इंटीग्रेशन, क्या ये इतना सब सोच पा रहे हैं? सोच पाएंगे, कर पाएंगे तो आप एडवांस के लिए तैयार हैं। ये सारी मेहनत एडवांस के लिए हो रही है, मेंस के लिए भी इतनी की जरूरत नहीं होती है। अभी सवालों का डिफिकल्टी लेवल और बढ़ाते ही जाएंगे हम, ठीक है? तो अगर घबराहट होए तो कोई बात नहीं है, ये सब मामला डिफिकल्ट भी है और आपसे हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं भी हो रहा तो घबराने की जरूरत नहीं है। 1-2 बार इन सवालों के सोल्यूशन पढ़ोगे, देखोगे, जैसे नोट्स में गए तो सोल्यूशन ध्यान से पढ़ के खुद सॉल्व करके देखना। 1-2 बार आप सोल्यूशन देख के भी सॉल्व कर लोगे तो भी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई अब लग रहा है ऐसा सवाल आया तो हम कर पाएंगे और आ सकते हैं ऐसे सवाल। देखो बड़ा सिंपल सवाल है। हाँ सर, पिछले वाले क्वेश्चन में इंटीग्रेशन में डाउट है। हाँ बोलो। सर यहाँ पे मतलब यहाँ कैसे हुआ, पूरा टर्म ना कट कर सिर्फ कॉस वाला टर्म क्यों कटा है? नहीं 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 नहीं, ये इसको अलग अलग कर देते तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 डी थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। करेक्ट है? यस सर। मैंने बोला ये कॉस हो या साइन, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? अगर कॉस होगा तो इंटीग्रेशन साइन में आएगा, तो साइन 2 थीटा में तो इंटीग्रेशन आएगा आंसर। यस सर। तो अब जब लिमिट रखोगे तो किसके अंदर रखोगे? साइन में रखोगे। अब साइन में अगर 0 से 2 पाई लिमिट तुमने रखा तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। और साइन 2 पाई का वैल्यू भी 0 होता है। क्यों? क्योंकि यही तो, अगर ये साइन की जगह कॉस भी होता, मतलब अगर ये साइन होता और इसका इंटीग्रेशन कॉस आता तो भी आंसर सेम ही आता। क्यों? क्योंकि कॉस 0 रखते तो 1 आता, कॉस 2 पाई रखते तो फिर से 1 आता। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? यस सर। क्योंकि साइन और कॉस फंक्शन का पीरियोडिसिटी, पीरियड कितना है? 2 पाई। 2 पाई का मतलब 2 पाई एंगल के बाद ये वैल्यू को क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। तो अगर 0 से 2 पाई का इंटीग्रेशन नहीं करके हम थीटा से 2 पाई प्लस थीटा का इंटीग्रेशन कर दे तो भी आंसर क्या आएगा?
0। क्यों? क्योंकि जो Value आंसर same। अपर लिमिट में बनेगा वही लोअर में बनेगा, चाहे साइन हो या कॉस। Yes, sir. तो पूरे का ठेका थोड़ी ना लिया है, ये तो 1/2 दी थीटा, ये थोड़ी ना पीरियोडिक फंक्शन है भाई। पीरियोडिक फंक्शन कॉस साइन है तो वो 0 होगा, 1/2 तो कांस्टेंट है, उसको क्या मतलब है? समझे क्या? सर हाँ जी। सर इस क्वेश्चन को दो हेमिस्फीयर मान के भी सॉल्व कर सकते थे क्या? दो हेमी सर्कल, सॉरी। हाँ सर इसमें अपन रूट फायदा क्या होता? 2k लैम्डा अपन r में बोल रहा था, लैम्डा की जगह अपन ये वैल्यू पुट अप कर देते और फिर उसको इंटीग्रेट कर देते 0 to π/2 और फिर नेक्स्ट में कुछ ऐसा वैल्यू डाल देते जिससे नहीं। नीचे वाला भी सेटिस्फाई कर दे, तो हो जाता काम। नहीं होता, क्योंकि 2k लैम्डा बाय r वाला रिजल्ट जो आपने लिखा है वो लैम्डा 2k लैम्डा बाय r मतलब ऑलरेडी तुमने वो वाला ही कंपोनेंट लिया है जो सामने, मतलब टेढ़े वाले कंपोनेंट उसमें भी कैंसिल होके सामने वाले आते हैं, और उसमें कॉस थीटा होता है। मतलब वहां पे जब इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, जैसे यहां पे इंटीग्रेशन में कौन सा कंपोनेंट आ रहा है? कॉस थीटा, ठीक है। वहां जब यूनिफॉर्म वाला सॉल्व करते हैं तब भी ये कॉस थीटा आता है, लेकिन ये वाला कॉस थीटा नहीं होता, क्योंकि वहां पे डेंसिटी कैसी होती है? कांस्टेंट। मतलब ये कॉस थीटा नहीं होता, ये होता है। तो कितने कॉस थीटा होते हैं उसमें? एक यहां पे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बन गया? cos स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख दिया? आपने ये कन्वर्जन पता है आपको ना? यस सर, ट्रिग्नोमेट्री में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज cos 2 थीटा, ऐसा सुना होगा आपने। हाँ, तो यहां पे cos स्क्वायर थीटा है तो मैंने ऐसा कन्वर्ट किया। अगर नॉर्मल वाला इंटीग्रेशन करोगे तो ये वाला cos थीटा नहीं आएगा, तो केवल किसको इंटीग्रेट कर रहे होगे आप? Cos केवल theta। एक एक cos cos थीटा theta। को। और एक cos थीटा को अगर -π/2 से +π/2 इंटीग्रेट करना है, क्योंकि एक साइड से लिया ना, तो ऊपर अपर हाफ से लोअर हाफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आधे रिंग का आंसर बता रहे हो आप? 2k लैम्डा बाय r, करेक्ट है क्या? यस सर। तो फिर वहां पे एक cos थीटा ऑलरेडी इंटीग्रेट करके 2 cos थीटा बना है, तो एक cos थीटा इंटीग्रेट हो चुका है, और तुम अब दूसरा cos थीटा अलग से रखोगे, तो फिर इंटीग्रेट किसको करोगे? अगर अकेले cos थीटा को करोगे तो फिर से आंसर 0 पकड़ लेगा, क्योंकि अकेला cos थीटा 0 से 2 इंटीग्रेट करोगे तो 0 दिखाने लगेगा। मतलब समझ रहे हो? आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक आंसर हमने यूनिफॉर्म वाला उठा लिया और उसमें फिर कंपोनेंट बिठा दिया, ऐसा नहीं होगा। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया तो फिर इसमें स्मॉल सेगमेंट को लेके वहीं के वहीं फंक्शन रख के, क्योंकि फंक्शन 2 बार वेरिएबल बना रहा है, एक हमारे पोजीशन के हिसाब से थीटा और एक वेरिएशन के हिसाब से cos थीटा आ रहा है। 2 cos थीटा इसमें छुपे हुए, इसलिए आप यूनिफॉर्म वाला रिजल्ट यूज नहीं करेंगे। यस सर। Each of 2 long parallel threads carries a uniform charge density, ये lambda per unit length है। The threads are separated by distance L. Find the maximum magnitude of electric field strength in the symmetry plane of this system located between the threads. देखो, मैं 2 इनफाइनाइट रॉड्स बनाता हूं, ये पैरेलल लग रहे हैं। यस सर। इसके बीच में गैप कितना है? L. L। और इनके मिड पॉइंट से आगे चले जाओ, मान लो x डिस्टेंस पे, और यहां जैसे 2 चार्ज के सामने, 2 पॉइंट चार्ज के सामने जाके फील्ड निकालते थे, याद आया कुछ? यस सर। वैसे ही यहाँ पे ये सिमिट्री प्लेन है। सिमिट्री प्लेन L मतलब by दोनों। 2√2 हाँ जी, सर, x L/2√2 होगा। अरे ये पॉइंट चार्ज है क्या? लल्लू हो क्या? सर नहीं, सर, सर्कल सर, बन जाएंगे ना दोनों, Yes sir। तो सर, फिर बना देंगे। क्या तो सर, दोनों रॉड को स्फीयर बना लेंगे, स्फीयर बन फिर जाता है। Complete circle L/2 बना रेडियस के। हो जाएगा। सर्कल L/2 रेडियस हो जाएगा। सर आर्क बना के रिंग जैसा हो जाएगा। हाँ, सेमी सर्कुलर आर्क बन सकती है, लेकिन आप समझ रहे हो? देखो आप समझो, जैसे हमें फील्ड यहां निकालना पी पॉइंट पे, तो रॉड से पी पॉइंट का डिस्टेंस अलग है, उतने ही रेडियस का सर्कल बनता है।
ये रॉड है, यहाँ पे पी पॉइंट पे फील्ड निकालना है, तो पी पॉइंट से रॉड पे परपेंडिकुलर पहले ड्रॉप किया जाता है। कुछ सेंस बन रहा है क्या बोल रहा हूँ? और फिर उतने ही का एक क्वार्टर सर्कल ऊपर नीचे बनाते हैं। कुछ आइडिया लगा क्या बोला मैंने? यस यस सर। यस सर। आप देखो रॉड से आर्क बनाना हमें आता है, लेकिन हमारा बचपन से काम नहीं है ये कि रॉड से आर्क बनाएं। फिर से सुनो, जब रॉड टेढ़े मेढ़े अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन या सेंस में डिवाइडेड होते थे, तब फील्ड का वैल्यू पता लगाने के लिए रॉड को आर्क में कन्वर्ट करते थे हम। जैसे अगर ऐसे दे दिए 1 रॉड 2 रॉड 3 रॉड, यहां पे फील्ड बताओ, तो आपने बोला ये देखो ज्वाइन किया, ये एक सर्कल हो गया, ये ज्वाइन किया, ये दूसरा सर्कल हो गया, ये ज्वाइन किया, ये तीसरा सर्कल, ये इतना बड़ा आर्क हो गया। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे। 3 रॉड के बजाय एक आर्क हो गया। ठीक बात, बहुत बढ़िया लगा। लेकिन इस सवाल में एक इनफाइनाइट रॉड कितने बड़े सर्कल के बराबर होती है? सेमी सर्कल के बराबर होती है। तो सेमी सर्कल का फील्ड तो हमें आता ही है। यहां पे 2 सेमी सर्कल बनेंगे, उनको आर्क बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि रॉड का फील्ड तो हमें ऑलरेडी आता है। चलो बताओ, एक इनफाइनाइट रॉड का फील्ड कितना होता है? 2k लैम्डा बाय आर। 2k लैम्डा बाय आर। तो उसको क्या आर्क बनाना पड़ेगा तभी तुम बोल पाओगे? नहीं सर। यहां पे समझ रहे हो, जहां पे फंसता है, फोटो नहीं समझ में आ रहा, आर्क बना के देखिए। ये क्या है? इनफाइनाइट रॉड। इसका फील्ड यहां पे कितना होगा? अगर ये तुमने बोला ये डिस्टेंस सर आर है, तो इस रॉड से आर डिस्टेंस पे फील्ड कितना होगा बोलो? 2k लैम्डा बाय आर। 2k लैम्डा बाय आर। अच्छा, यहां से इसके मिड पॉइंट से भी आर डिस्टेंस है, तो बोलो यहां का फील्ड क्या होगा? सर वही होगा 2k लैम्डा बाय आर। तो यहां पे फील्ड लिखने में थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आपको क्या ऐसा दिख रहा है कि ये तो फील्ड सबके दोनों के अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं? देखो तो बताइए कौन सा तो cos थीटा कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, ऐड करना पड़ेगा? cos थीटा। तो क्या हमको नेट फील्ड का आंसर 2k लैम्डा बाय आर इंटू 2 cos थीटा लिख देना चाहिए? ये कोई समझा क्या? हाँ सर। यस सर। इसमें Yes, आर्क sir. बनाने से फायदा नहीं है, क्योंकि रॉड का फील्ड तो हमें ऑलरेडी पता है। आर्क बना लेंगे तो भी 2k लैम्डा बाय आर ही आएगा। तो मैं कभी भी अगर ऐसे देखूं, ऐसे मतलब क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर ऐसे देखूं, क्रॉस सेक्शन देखूं, तो आपको एक रॉड ऐसे दिखेगा, एक रॉड ऐसे दिखेगा, उनके बीच का गैप L दिखेगा, और उनके परपेंडिकुलर में यहां पे फील्ड निकालना। ये भी रॉड है, ये भी रॉड है। आपको फोटो समझ में आ रहा है कैसे बनाया मैंने? Yes, sir. यस और सर। इसका फील्ड भी ऐसे 2k लैम्डा बाय आर वे, और इसका फील्ड भी ऐसे 2k लैम्डा बाय आर वे। लेकिन ये डिस्टेंस को r लिख रहे हैं बच्चों। क्या आप इस r का वैल्यू निकाल लोगे? √2x² + l/2 का स्क्वायर। तो यहां लिख रहा हूं 2k लैम्डा बाय r की जगह क्या लिखेंगे? x² + l²/4 का रूट। बोलो समझ गए? यस यस सर। अच्छा, cos थीटा की जगह क्या लिखेंगे बोलो इस ट्राइंगल में? सर x/x² + l² का रूट। x/x² + l²/4 का रूट। हाँ सर। तो आंसर क्या आया फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का? 4k लैम्डा x अपॉन x² + l² x² + l²/4 ऐसा आ गया। हाँ सर। Power 1/2. लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? मैक्सिमम वैल्यू। अब इस फंक्शन को ध्यान से देखो, ऊपर क्या लिखा है x और नीचे क्या लिखा है? X². x²। अगर x का वैल्यू 0 रख दे तो ये आंसर 0 आ जाएगा, करेक्ट है? Yes, sir. यस सर। और x का वैल्यू sir. इंफिनिटी रख दे तो भी ये आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि हाँ, इंफिनिटी रखने पर Yes. नीचे का पावर ज्यादा हो जाएगा, ऊपर का पावर कम है, काटेंगे तो नीचे x आ जाएगा। अभी लिमिट्स पढ़ रहे हो कि नहीं? सर ये वाला क्लियर है। हाँ, तो आपको ये समझ में आ गया कि 0 पर भी 0 है और इंफिनिटी पर भी 0, यानी बीच में फील्ड का वैल्यू इंक्रीज होके बाद में डिक्रीज होता है। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिंग की तरह ही हो गया।
बट वहां पे नीचे पावर कितना चलता था? 3/2। वहां पे 3/2 चलता था, 3/2 यहाँ पे पावर 3/2 नहीं चल रहा है, लेकिन फंक्शन वैसा ही है कि अगर 0 पे भी 0 है, इन्फिनिटी पे भी 0, बीच में मैक्सिमम बनेगा। सवाल यही पूछा है कि कहां पे मैक्सिमम बनेगा और कितना होगा। तो क्या करना चाहिए मैक्सिमा निकालने के लिए? डिफरेंशिएशन 0 डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट 0 कर देंगे। डिफरेंशिएट डिफरेंशिएशन करके क्या कर देंगे फिर? Equal to 0. 0 बहुत बढ़िया, ऐसे जवाब देते हो तो मुझे। सर इसको भी एक और वे से कर सकते थे। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर वो जो दोनों रॉड्स थे उसको L/2 में एक सर्कल मान लेते। सर वो L/2 में L/2 में सेंटर लेके एक सर्कल बना लेते, और फिर अपन को सर्कल को तो पता ही है क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर P में पता चल जाता, फिर उसको डिफरेंशिएट करके वो कर देते, एक बार मैक्सिमम निकाल लेते। एक बार ट्राई करो, तुम बताओ आंसर क्या आ रहा है। मैं तो सर बात तो वही ना होगा। नहीं हुआ। E का फंक्शन आया, क्या बना था? अरे 4k लैम्डा x, यहाँ लिख दिया 4k लैम्डा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 4। अब इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करके 0 के इक्वल करेंगे। डिफरेंशिएशन करने का तरीका, 4k लैम्डा कांस्टेंट है उसको बाहर रखते हैं, न्यूमरेटर में जो लिखा उसको पहले डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, और फिर माइनस लगाओ, फिर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई रखो और डिनोमिनेटर में जो दिया उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और एल स्क्वायर बाय 4 का 0 हो जाएगा। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन आया एक्स स्क्वायर, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 4 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू एल स्क्वायर बाय 4 आ गया, यानी x का वैल्यू L/2 आ गया। लिखा क्या? Yes, sir. पहले ऐसा आता था क्या? पहले R/√2 जैसा आता था भाई। यस अगर तुम बोलोगे L/2 पे सर्कल बना लेंगे तो ये R के ही बराबर आ गया। चलिए x की जगह यहां L/2 लिख सकते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर कैसे निकालेंगे? 4k लैम्डा, x की जगह क्या लिखा? L/2 अपॉन एल स्क्वायर बाय 4 प्लस एल स्क्वायर बाय 4। नीचे आ गया एल स्क्वायर बाय 2, कैंसिल करा तो एल से एल एक कैंसिल, नीचे एल बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा। 4k लैम्डा बाय एल, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। एनी प्रॉब्लम? अब आप रिंग बनाने वाला मेथड तो आपको पता है, लेकिन पॉइंट चार्ज जब होते थे तो हम ऐसे ही तो करते थे कि इसका फील्ड निकाला, इसका फील्ड निकाला और दोनों का एक कंपोनेंट ऐड हो गया, नेट फील्ड। वो फील्ड हमारा किसके फील्ड की से मैच कर जाता था? रिंग से, ठीक है ना। लेकिन उतनी ट्रिकबाजी नहीं, वो तो पॉइंट चार्ज का फील्ड रिंग से मैच करता है, क्योंकि रिंग बनाने से सारा चार्ज रिंग पे आ जाए। अब ये इनफाइनाइट रॉड है, इनमें कैसा भी रिंग बनाओगे क्या पूरे चार्ज का रॉड का चार्ज रिंग पे बैठ पाएगा? नहीं सर। तो फिर रिंग का आंसर अलग है और रॉड का आंसर अलग है, उसको अलग लेके चलना, ठीक है। अब हम लोग पहुंच गए उस हिस्से में जहां पे हम लोग अब 2-4 सवाल और कर रहे हैं। हालांकि ये क्वेश्चन होमवर्क की तरह मैं आपको दे देता हूं। ये आपको याद है क्या, हम लोग एक यूनिफॉर्म डेंसिटी का अगर स्फीयर लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आता रो नॉट R/3ε0। समझ गए क्या? Yes, sir. लेकिन अगर वही इलेक्ट्रिक फील्ड K इंटू R ऐसा फंक्शन हो, डेंसिटी मान लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर में K इंटू R का पावर n+1 अपॉन नीचे n+3, मतलब यहाँ पे पावर n कर देता हूं, इंटू ε0। ये याद आ गया? यस सर। Yes, sir. हालांकि ये बहुत खतरनाक सवाल है, लोग भी इसको खतरू तरीके से करते हैं, लेकिन यहां फंक्शन देखो इरोडोव में कितना आसान दिया है। क्या लिखा है? बोल रहा है डेंसिटी का फंक्शन दिया है रो नॉट 1 माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल R, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। मैंने इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो डेंसिटी का फंक्शन बना रो नॉट स्मॉल r बाई कैपिटल R। याद रखिए रो नॉट कांस्टेंट है, कैपिटल R भी कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन होता है?
R. स्मॉल आर Small r. वैल्यू कहां से Small कहां तक r. बदलते हैं हम? 0 Zero से to कैपिटल आर R. बदलते हैं तो पूरा स्फीयर बन जाता है, समझ गए क्या? Yes. तो एक्चुअली ऐसा नहीं लग रहा जिसमें कि इसमें तो सर दो फंक्शन दिए हुए। अगर मैं केवल इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो आंसर क्या आता? केवल इसका पूछते तो आंसर क्या आता? Rho R by 3 Normal. epsilon. बहुत सही बोल रहे हैं, रो नॉट आर बाय 3 epsilon. 3 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा यहाँ पे के तो के है और आर का पावर कितना है? 1. 1. 1 है। तो अगर n की जगह 1 पावर होता है तो यहाँ ऊपर क्या आ जाता है? R 2 और नीचे 4 हो जाएगा। तो ये देखो क्या लिख दें, रो नॉट बाय कैपिटल आर तो लिख दिया के की जगह, और स्मॉल आर की जगह क्या लिख दें? R square. आर स्क्वायर बाय 4 epsilon. बहुत मुश्किल हुआ क्या? No. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, सवाल खत्म हो गया। सवाल देखिए क्या पूछा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। ये कौन सा वाला आंसर हमने निकाल दिया है? Inside. इनसाइड वाला। अच्छा, आउटसाइड वाला आंसर निकालने के लिए हमको फॉर्मूला क्या था? ये वाला फॉर्मूला क्या था? रो नॉट कैपिटल Rho r cube upon 3 epsilon naught r square. ये याद आ गया? Yes. अब जब Yes, n का sir. वैल्यू यहाँ पे पावर 1 है तो ऊपर r की जगह क्या हो जाएगा? स्मॉल r कैपिटल R में पावर 4. कितनी हो जाएगी? 4। और नीचे वाला नंबर भी क्या हो जाएगा? 4। समझ गए क्या? n+3 n+3। Yes, sir. Yes. तो माइनस आगे बोलो, रो नॉट बाय r तो फिक्स है, इनटू बोलो R. Four. कैपिटल R का पावर 4. 4 डिवाइडेड बाय 4 epsilon naught R. 4 एप्सिलॉन 4 नॉट आगे। epsilon naught. याद कुछ R समझ में आया क्या? Yes. Yes, बहुत sir. भयंकर मेहनत लग गई क्या? No. No, sir. तब से मतलब समझ रहे हैं ना, आप ही दुनिया में है जो ये डेंसिटी अगर पॉलिनोमियल फंक्शन या ऐसा आर रेडियस के पावर n का फंक्शन है तो आप डायरेक्ट आंसर लिखने वाले अकेले इंसान हैं, इसकी गारंटी बहुत देता हूं। चलिए, ये हमारा केटी मेथड है, इसको याद रखना भाई है। अब देखो इरोडोव का सवाल 1 सेकंड में जो पूछा, इनसाइड पूछता इनसाइड वाला आंसर, आउटसाइड पूछा आंसर, जो पूछा डायरेक्ट लिख दिया, हमारा दिमाग तेज चल रहा है। अब देखो क्या पूछा इसमें, Maximum intensity. मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, कहां पे होगी और कितना उसका वैल्यू होगा। आपको याद है बाहर जब चले जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी तरह अपीयर होती है? Point charge. Point charge. इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाती है कि बढ़ती भी है? घटती है. यानी बाहर निकलने पर घटती है। घटती जाएगी, तो उसमें मैक्सिमम का तो कोई चांस ही नहीं है। तो बताओ इन दोनों में से किसको डिफरेंशिएट करने से हमको मैक्सिमम मिल सकता है? Inside वाले को. आपको इसका डिफरेंशिएशन करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि ये पावर 1 है तो इसका डिफरेंशिएशन में ये r गायब हो जाएगा, यहाँ r स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2r. 2r. तो अगर मैं ऐसे ही मन में भी डिफरेंशिएट कर दूं, चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्या लिख देंगे? रो नॉट P बाय naught by 3 3 एप्सिलॉन epsilon. नॉट, करेक्ट, माइनस रो नॉट 2r बाय 4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, करेक्ट। Yes. sir. Yes, और sir. इक्वल टू क्या कर दिया? dE बाय dr 0 कर दिया। सेंस बन रहा है क्या? डिफरेंशिएशन आता है? Yes, sir. तो अब मैंने रो नॉट काट दिया, एप्सिलॉन नॉट काट दिया, 2 से 4 भी काट दिया, नीचे 2 है, तो स्मॉल r बाय 2r इक्वल टू 1/3 ऐसा आ रहा है। तो क्या स्मॉल r का वैल्यू किसी तरह निकाल सकते हैं? Yes, sir. Yes, 2r sir. by 3. कितना आया? Capital R by 3. 2r/3 हमें क्या बता रहा है? Maximum Inside. intensity जाऊँ. अगर कोई बोलता मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे आया तो तुम्हारा आंसर क्या बना? 2r by 2r3 पर जाओ. 2r/3 स्फीयर का अंदर का पॉइंट है बाहर का पॉइंट? अंदर. Inside. अंदर का पॉइंट है। Side. हमने किस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट करके निकाला है? ये अंदर. अंदर वाले को कि बाहर फर्स्ट वाले? वाले. अंदर वाले को डिफरेंशिएट किया, बाहर वाले को किया? Inside वाले को. अंदर वाले को डिफरेंशिएट किया, और ये पॉइंट भी कहां का आ रहा है? अंदर का। समझ रहे हो ना, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए। फील्ड जो डिफरेंशिएट हुई उसी के हिसाब से आंसर बनना चाहिए। अगर ये आंसर 4r/3 आता तो Outside. फिर आउटसाइड हो गया, तो फिर ये जिससे को डिफरेंशिएट करके आया वो रिजल्ट माना नहीं जाता। सेंस बना क्या? क्योंकि ये फंक्शन का अब तक ही वैलिड है, अंदर. लेस देन कैपिटल R. तो हमारा आंसर उसी डोमेन में आना चाहिए। ये सब ऐसा कुछ आइडिया है आपको? Yes. sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. हाँ, जहां से जहां तक भी डिफाइन कर दिया उसके बाहर तो जा ही नहीं सकता ना, वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सर इसलिए हाँ,
सर पूरे को डिफरेंशिएट क्यों नहीं किए? क्या सर पूरे फील्ड के फंक्शन को डिफरेंशिएट क्यों नहीं किए? पूरे फील्ड के फंक्शन को पूरा कैसा होता है? ये पूरा ही तो है, सर आधे को कैसे मतलब differentiate? आपने अंदर वालों को किया ना सिर्फ। नहीं नहीं नहीं, बाहर वाले को क्यों नहीं किया बताओ? सर बाहर वहाँ वाला, पे इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। ये लिखा हुआ रो आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आर से आर पावर 4 कट गया, ये आर क्यूब आ गया। ये सॉल्व करो जरा। यहाँ पे लिखा 1/3, यहाँ लिखा 1/4। 1/3 में ऊपर आर क्यूब नीचे आर स्क्वायर है, यहाँ पे 1/4 में ऊपर आर क्यूब नीचे आर स्क्वायर है, बाकी सब चीजें सेम है, बट यहाँ 1/3 1/4 है। 1/3 माइनस 1/4 करेंगे तो क्या आएगा? रो नॉट आर क्यूब बाय 12 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। किसका आंसर है? ये बाहर का आंसर है। मुझे बताओ, ये फंक्शन लगातार घटता ही जा रहा है कि बढ़ के घट रहा है? घटेगा। ये केवल घटने वाला फंक्शन है। ये कैसा फील्ड है? ये किसकी तरह का फील्ड है? पॉइंट चार्ज 1/r स्क्वायर आगे किसकी तरह का फील्ड हो गया? पॉइंट चार्ज पॉइंट चार्ज का फील्ड डिक्रीजिंग होता है कि मैक्सिमा भी आता है उसमें? डिक्रीजिंग होता है। Decreasing. तो ऑल डिक्रीजिंग, ऑलवेज डिक्रीजिंग फील्ड है, इसका मतलब है इसके आगे तो मैक्सिमा आना ही नहीं है। यस सर। तो ये कैसा फंक्शन है बोलो? अबे पावर 2 है, कैसा फंक्शन है ये? अरे क्वाड्रेटिक बोलो, पैराबोलिक, कुछ तो बोलो यार। मैथ्स पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? ये फंक्शन पैराबोलिक नहीं लग रहा आपको? क्वाड्रेटिक है। हाँ सर पैराबोलिक। इन्वर्टेड पैराबोला लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये? सर नहीं लग रहा? सर लग रहा है। इन्वर्टेड पैराबोला का शेप कैसा होता होगा? मैक्सिमा आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे रेडियस आर है, कैसा ग्राफ दिखना चाहिए? और मैक्सिमा आ रहा है 2r/3 पे, 2r/3 पे मैक्सिमा। बोलो कैसे चलेगा? पहले बढ़ेगा, उल्टा ही। फिर घटेगा। कहां तक पैराबोलिक, कहां तक रहेगा? 0 से 2r/3 तक तो बढ़ता हुआ पैराबोला है, उसके बाद घटता हुआ पैराबोला। यहां पहुंच गए सरफेस पे, सरफेस के आगे ये कैसा शेप है? रेक्टेंगुलर इनवर्स स्क्वायर वाला। ये तो पॉइंट चार्ज जैसा है, याद आ गया क्या? Yes, sir. यस सर। हाँ। ठीक है। सर चलो एक सवाल और, ये आईआईटी में आ सर चुका है। डाउट है हाँ जी पूछो। सर, इस टाइप के क्वेश्चन में डेंसिटी आर के टर्म्स में दिया है तो हम लोग पावर चेक करके बना लेते हैं, लेकिन अगर आर खुद कहीं पावर में रहेगा तो? लेकिन अगर आर खुद कहीं पावर में होगा किसी कांस्टेंट के साथ, उस केस में क्या करना होगा? हाँ, उस केस में आपको E इंटू 4πr² इक्वल टू रो इंटू 4πr² dr बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है? कौन सा लॉ है ये? गॉस लॉ। गॉस लॉ में ये डेंसिटी का जो भी और फंक्शन दिया होगा उसको रखोगे 4πr² dr के साथ इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा? चार्ज एनक्लोज। अगर अंदर का फील्ड निकालना है तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? 0 to r. 0 टू स्मॉल r। अगर बाहर का फील्ड निकालना है तो ये इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल आर। 0 टू कैपिटल आर। ये क्लास में डिस्कस किया है भाई। तो ये कब यूज करते हैं? डेंसिटी इंटू 4πr² dr को इंटीग्रेट कब करते हैं? जब डेंसिटी का कोई भी फंक्शन दिया हो उसको रखोगे, इंटीग्रेशन करोगे। करेक्ट है। लेकिन पॉलिनोमियल या पावर जैसा फंक्शन दिया है तो बहुत प्रेडिक्टेबल है। हमें पता है कि पावर 1 बढ़ा देते हैं, नीचे एक नंबर बढ़ा देते हैं, जितनी पावर है ऊपर उसको पावर में n ऐड कर देते हैं, और जो नंबर लिखा रहता है 3 उसमें भी n ऐड कर देते हैं अगर डेंसिटी पावर। तो ये आसान रिजल्ट हमने बना लिया, जिससे कि बार बार पॉलिनोमियल फंक्शन दिखे तो हमको बार बार इंटीग्रेट करके सॉल्व नहीं करना पड़े। ठीक है क्या? यस सर। हाँ चलो आगे वाला सवाल देखते हैं, पढ़ते हैं। A system consists of a ball of radius r carrying spherically. So ये आखिरी सवाल है, अब इसके बाद नहीं करेंगे। हैं? Symmetric charge and surrounding space filled with charge volume density a by r. कैसा फंक्शन है बताओ? हाँ वेरिएबल डेंसिटी है, लेकिन फंक्शन कैसा लग रहा है? पावर वाला लग रहा है कि नहीं? यस सर। इन n का वैल्यू क्या चल रहा है? -1।
-1 चल रहा है। लिखो वेयर a is constant and r is the distance from the center of the ball. Find the ball's charge at which the magnitude of electric field strength is independent of r outside the ball. How high is this strength? Permittivity is assumed to be unity यानी 1. तो मतलब ऐसे नहीं कि मीडियम बदल गया तो परमिटिविटी बदल दो, उसको 1 ही ले रखा है। देखो क्या सवाल है मैं बताता हूँ। पहले तो बोल रहा है एक बॉल है जिसका रेडियस कुछ दिया हुआ है क्या, आर रेडियस दिया हुआ है। एक आर रेडियस का बॉल है पहले, और उस बॉल में टोटल चार्ज क्यू है, लेकिन उसका डेंसिटी दिया नहीं है। बोल रहा है उसका टोटल चार्ज क्यू है, और उसके आगे सराउंडिंग में और चार्ज भी भरा हुआ है, ऐसे भरा हुआ चार्ज है, सब जगह चार्ज है। ऐसे जैसे अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर होता है, तो अर्थ खुद भी एक स्फीयर है, और जो चारों तरफ एटमॉस्फेयर है वो अर्थ को ऐसे घेरे हुए है, और वो भी स्फेरिकल है। समझ गए क्या? यस। तो ये जो चारों तरफ जो क्लाउड जैसा चार्ज भरा हुआ है, समझ गए? ये पाउडर जैसा चारों तरफ है, लेकिन ये किस शेप में चारों तरफ फैला हुआ है? स्फेरिकल। ये भी स्फेरिकल है। और ये जो बाहर वाला चार्ज है, इसका डेंसिटी रेडियस, मतलब कैपिटल आर के आगे वाला जो चार्ज है, इसका डेंसिटी का फंक्शन क्या दिया है? ये वाला डेंसिटी A by R. A by R। ठीक है, चलिए मुझे बताओ, अगर मैं ये मान लूं थोड़ी देर के लिए कि ये स्फीयर नहीं होता, केवल ये यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला चार्ज होता, तो इस यूनिफॉर्म डेंसिटी मतलब ये वाले A by R डेंसिटी का पूरा चार्ज होता, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी R डिस्टेंस पे क्या होता? अंदर। इसके बाहर कोई दुनिया नहीं, केवल अंदर ही बताना। इस डेंसिटी के अंदर केवल यही होता, ये स्फीयर नहीं होता, और केवल यही डेंसिटी वाला चार्ज होता। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता? तो आप कहते हैं जो भी कांस्टेंट लिखा है उसको तो लिख देते हैं पहले। और n का वैल्यू क्या चल रहा है इसमें? पावर का वैल्यू -1. हाँ, तो यहां पे लिख दिया r का पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+3 एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट? Yes, sir. n की जगह -1 लिख देंगे। करेक्ट है? तो r का पावर 0 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन। कोई प्रॉब्लम हुआ? No, sir. तो ये जो आंसर आया इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या आया? A by 2 epsilon. कांस्टेंट इलेक्ट्रिक इंडिपेंडेंट ऑफ आर। हाँ, अब इस सवाल में लिखा भी क्या हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आए? इंडिपेंडेंट ऑफ आर। ये जो डेंसिटी है ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती ही है? इंडिपेंडेंट ऑफ आर बनाती है। इसका मतलब है अंदर वाले चार्ज का भी ऐसा वैल्यू होना चाहिए कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां पे, मतलब अंदर जो चार्ज भरा हुआ है, अगर उसका डेंसिटी भी ऐसा ही हुआ तो ऐसा लगेगा कि सब जगह इसी डेंसिटी का मटेरियल भरा हुआ है। कुछ सेंस बना क्या? अंदर वाला जो चार्ज है उसका डेंसिटी भी क्या होना चाहिए? ऐसा ही फंक्शन होना चाहिए जिससे कि ऐसा लगे कि ये भी फील्ड यही वाला डेंसिटी का बना रहा, और बाहर वाला भी यही वाला डेंसिटी का फील्ड बना रहा है, और पूरा चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यही यूनिफॉर्म चल रहा है। लेकिन चार्ज का वैल्यू देखो, क्वेश्चन क्या पूछा, एक बार पढ़ लेते हैं। पूछा है फाइंड बॉल्स चार्ज। अब मुझे बताना, अगर ये बॉल का चार्ज Q है तो इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? गॉसियन सरफेस बना के बताओ। यहां पे अगर गॉसियन सरफेस बनाए तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चार्ज Q के हिसाब से क्या लिख सकते हैं? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। नहीं, अगर किसी स्फीयर में चार्ज Q है तो गॉसियन सरफेस बनाने से कितना चार्ज एनक्लोज्ड हो जाएगा? Q पूरा। Q। तो इसके सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा? बहुत सही बोल रहे हो। तो यहां सरफेस पे अगर कोई पॉइंट ले लूं P, तो इलेक्ट्रिक फील्ड P पर अगर बनाएंगे तो आप ही देखो, बाहर वाला चार्ज जरूर है, लेकिन P पर एनक्लोज्ड चार्ज कौन सा है? Q है। तो P पे Q के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए? Q by R. समझ गए क्या? यस। लेकिन सवाल में बोल रहा है कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एक जैसा रहे, कहीं चेंज नहीं हो। तो बाहर वाले चार्ज डेंसिटी के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर क्या आ रहा है? A by 2 epsilon naught. अब बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस के साथ चेंज नहीं हो रहा, मतलब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे और यहां जो लिखे
और यहाँ जो लिखें और सरफेस पे जो लिखें और इधर जो लिखें और उधर जो लिखें, सबका आंसर सेम आए। तो ये जो हमने KQ/R² लिखा है, इसका वैल्यू किसके इक्वल ही होना चाहिए? A/2 आपको ये लॉजिक पकड़ना है कि हमने ये सरफेस वाला पॉइंट पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों लिखा, क्योंकि अगर सरफेस पे लेंगे तो मुझे कोई इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, और सरफेस के अंदर एनक्लोज चार्ज का वैल्यू को क्या लिख देंगे डायरेक्टली? Q। तो यहाँ पे जो चार्ज का वैल्यू अगर Q हो गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर इजीली निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर पूछूंगा तो तुम्हें पहले तो Q लिखना पड़ेगा और फिर ये चार्ज को भी तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा यहां से यहां तक। समझ गए क्या? क्योंकि वेरिएबल डेंसिटी है, चार्ज एनक्लोज लेना पड़ेगा। लग रहा लल्लू निकले, सही हो क्या कि लल्लू हो? समझ गए सर। तो ये वाला चार्ज नहीं सॉल्व करना पड़े, इसलिए मैंने यहां का फील्ड निकाला। लेकिन सवाल में क्या लिखा? फील्ड किसी भी जगह पर सेम ही है और कितना है? तो हमने लिखा K का मतलब होता 4πε0 Q/R², और इसका वैल्यू किसके इक्वल कर दिया? A/2 तो जरा ε0 काट देते हैं, 2 से 4 काट देते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं, तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो? A इंटू 2πR²। ये हमारा आंसर हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर क्या लिख देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर क्या लिख देंगे? लिखा हुआ ना, A/2ε0। फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू क्या है? हाउ हाई इज दिस वैल्यू? क्या बोल दिया? A/2 क्योंकि पावर का फंक्शन पे हमारी पहले नजर थी। पावर अगर 1/r यानी n का वैल्यू -1 चलेगा तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ r बनेगी। तो ऑलरेडी बन रही है इंडिपेंडेंट ऑफ r, इसका मतलब है यहाँ सरफेस पे जो फील्ड है और यहाँ जो कहीं भी किसी भी पॉइंट पे फील्ड है, उनका वैल्यू सेम कर दिया, आंसर आ गया। समझ गए क्या? यस सर। एक और तरीके से कर सकते हैं, देखो ये मैंने थोड़ा चालाकी लगाई है। अगर कोई बाहर का टीचर देखेगा तो वो कहेगा कि सर ने जबरदस्ती मेथड बिठा दिया, इसलिए मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको क्या होगा। जब आप मान लो मैं आपको बोलूं कि r रेडियस का स्फीयर है और इसका डेंसिटी KR का पावर n है और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो ये कहानी तभी काम करती है जब सेंटर से लेकर हर जगह ऐसा ही डेंसिटी, मतलब ऐसा नहीं हो कि पहले डेंसिटी ρ1 है और बाद में डेंसिटी ρ2 है और ρ1 का वैल्यू दे दिया KR² और ρ2 का वैल्यू दे दिया KR³। तो इसमें ये रिजल्ट काम नहीं करेंगे। अंदर तो करेंगे, सेंटर से आनी चाहिए डेंसिटी। तो सेंटर से जब आगे चलो तो थ्रू आउट डेंसिटी का फंक्शन एक जैसा ही रहना चाहिए। अभी जो बोल रहा हूं मैं, आप थोड़ा इमेजिन कर पा रहे क्या बोल रहा हूं? अगर कोई ये कहे कि सर 0 से R1 तक तो डेंसिटी का अलग फंक्शन था और R1 से R2 अलग फंक्शन था, तो मामला तब गड़बड़ होता है जब R1 से R2 चलते हो तो ये पावर n वाले रिजल्ट काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि अंदर अलग है और बाहर अलग है। अंदर से आ रहे हो तब तो ठीक है, जैसे 0 से R1 तक कोई पूछे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप गॉसियन सरफेस बनाएंगे, सेम आंसर लिख दो जो पावर n के हिसाब से लिखते हो, यानी n+1/n+3। लेकिन बाहर वाले में नहीं लिख सकते क्योंकि यहां पर अंदर का स्फीयर चार्ज Q का अलग है और यहां बाहर का चार्ज डेंसिटी अलग है, और बाहर का चार्ज डेंसिटी लिखा है A/R वाला। तो ये रिजल्ट तभी काम करेगा जब अंदर वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का डेंसिटी भी डेंसिटी ऑफ चार्ज Q इनसाइड the sphere of radius r should also be A/R। ये जो बोल रहा हूं इसका मतलब समझना, क्योंकि अंदर की डेंसिटी दी नहीं है लेकिन बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड A/R के हिसाब से A/2ε0 बन रहा है इंडिपेंडेंट। लेकिन ये इंडिपेंडेंट तभी बनेगा जब अंदर की चार्ज डेंसिटी विच इज नॉट गिवन इज आल्सो द सेम फंक्शन, तभी सेंटर से थ्रू आउट आंसर एक जैसा चलेगा। समझ गए क्या? अगर ये अलग और बाहर अलग डेंसिटी का है तो बाहर ये जो पुराना वाला रिजल्ट है ये फॉलो नहीं करता, तो यहां इंडिपेंडेंट जो बन सकता था वो नहीं बनता। तो इसको एक और तरीके से अप्रोच कर सकते हो कि मैंने बोला कि अगर सेंटर से r डिस्टेंस पे
डेंसिटी दिया नहीं है, लेकिन बाहर का डेंसिटी ऐसा है जो इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस आर फील्ड बना रहा है, तो अंदर का डेंसिटी भी सेम होना चाहिए, क्योंकि 0 से चलेगा तभी ऐसा होता है। तो हमने कहा इसका मतलब है अंदर का डेंसिटी मुझे पता चल गया, कितना डेंसिटी अंदर का भी है, विच इज नॉट रिटन इन द क्वेश्चन, लेकिन हमको मानना ही पड़ेगा, तभी बात बनेगी, हमारा दिमाग तभी मानेगा उसको, क्यों 0 से आना चाहिए। तो बताओ डेंसिटी का वैल्यू A/R है, और कितना वॉल्यूम मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करें कि चार्ज क्यू बन जाए, बोलो। आपको याद आया कि डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो चार्ज क्यू बनता है? आपको ये याद आया? 4πr² dr। यस याद आया क्या? क्लास में बताया मैंने, अभी भी बताया। Yes, sir. तो बताओ R से R काटा तो कितना बचा, ये ऊपर देखो 4πr RD RdR का इंटीग्रेशन क्या होता होगा? R r और चार्ज क्यू कितने रेडियस का चार्ज है? चार्ज क्यू कितने रेडियस का चार्ज है? कैपिटल R तो इसलिए इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे? 0 to capital R R dr का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो? R square by कैपिटल 2 तो 4πr²/2, ये क्यों आ गया? क्या ये आंसर और वो आंसर पिछला जो आया था सेम है कि नहीं है? यस सर। नहीं सेम आया? कैसे? हाँ, मैंने यही बोलने की कोशिश किया कि बाहर में फील्ड कांस्टेंट है, इसका मतलब है ये जो A/R का फील्ड बनता था ये कांस्टेंट ही होता था, लेकिन A/R का कांस्टेंट फील्ड तभी बनेगा जब अंदर भी चार्ज डेंसिटी A/R हो, तभी बना पाएगा वो कांस्टेंट। तो कांस्टेंट फील्ड बनाने के लिए अंदर की चार्ज डेंसिटी को भी A/R मान लिया, और उससे जो चार्ज आया उसको Q ले लिया। तो चार्ज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से इंटीग्रेट करके जो आया वही चार्ज Q का वैल्यू हो गया। समझे क्या? थोड़ा थोड़ा समझ के 101 दोबारा और रियलाइज करना। तो 4-5 सवाल अभी और हैं, मैं क्या करता हूं इन क्वेश्चंस को PDF के साथ भेज देता हूं, वैसे तो इरोडोव के सवाल है, आप करना। नेक्स्ट क्लास जल्दी कर लेंगे और फिर उसमें मैं आपको फिर से कुछ सवाल बता दूंगा। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये कि सुबह 5 बजे फिर से क्लास है, इसलिए अगर आप लेट नाइट पढ़ते हो तो जल्दी उठने के लिए अलार्म लगा लेना। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा एफर्ट मारेंगे तो सिलेक्शन अच्छा होगा। हाँ बोलो भाई। सर यही वाली क्लास कंटिन्यू होगी? ये वाली क्लास कंटिन्यू नहीं होगी, नए ये जो सुबह क्लास है वो नॉर्मल क्लास है, उसमें नीट जेई सभी बच्चे होंगे, कंबाइंड क्लास होगा, उसमें पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट आगे पढ़ाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ लिया था, याद आ गया क्या? यस सर। अब पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा देंगे, और क्योंकि मैं कल शाम को क्लास नहीं ले सकता हूँ क्योंकि कल कहीं जाना है मुझे, इसलिए मैं सुबह क्लास लेके उस चाहता हूँ थोड़ा कॉम्पनसेट हो जाए, आपके पास वीकेंड में पढ़ने के लिए कुछ रहे। ठीक है भाई? सर सैटरडे को क्लास रहेगी ना? नहीं रहेगी, फिर फ्राइडे सैटरडे को मैं ट्रैवलिंग है, सैटरडे रात में ही आऊंगा मैं, लेट नाइट फ्लाइट आएगी तो करनी। यस सर। सर इलेक्ट्रोस्टैट्स का एक शीट दे जाएगा क्या एडवांस के लिए? एडवांस के लिए चाहिए शीट? ये हुई अच्छी बात, वेरी गुड। तो अभी लोग कल सर दे दो। हाँ जी दे दो सर दे दीजिए। हाँ दे देंगे। एडवांस के सवालों की एक शीट दे देते, उसमें 40-50 सवाल होंगे, लेकिन फटाफट करना होगा, स्पीड बनाना। ठीक है, बाय बाय, नमस्कार। थैंक यू सर। बाय बाय, वेरी गुड। थैंक यू सर। थैंक यू सर।